ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम, अध्याय 81, आरोहण चरण। सिंदूर पक्षी मोहर। गूहे ने इस सुंदर भ्रम को कुछ आश्चर्य से देखा। इस भ्रम पर उसे एक प्रकार की उग्रता महसूस हुई जो आकाश को भस्म कर सकती थी। जब ये दृश्य उसके दिमाग से गायब हो गया, तभी गूहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। गूहे के दिल में ज्ञान की भावना उमड़ पड़ी, उसके बाद जंगली खुशी। इस क्षण गूहे को लगा कि उसने पृथ्वी रैंक उन्नत दू तकनीक, आरोहण चरणों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा यह एक गहन समझ थी जो अनुभव में डूबी हुई थी। 10,000 गुना रिटर्न न केवल तकनीक के स्तर को संदर्भित करता है, बल्कि इसमें गूहे द्वारा प्रशिक्षण के दौरान लियू लिंग को दी गई अंतर्दृष्टि भी शामिल है। इसने उसे आरोहण चरणों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस तकनीक में अपनी महारत को पूर्ण करने की अनुमति दी। इसने गूहे को उत्साहित किया। उन्नत पृथ्वी रैंक तकनीकों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, इसके लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। फिर भी अब गूहे ने केवल एक पल बिताया था और वह पहले से ही इस अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक में महारत हासिल कर चुका था। इससे निस्संदेह उसका काफ़ी समय और प्रयास बच गया। अभी दृश्य में असेंशन स्टेप्स द्वारा प्रदर्शित भयानक शक्ति के बारे में सोचकर गूहे न केवल उत्साहित महसूस कर रहा था, बल्कि इसे स्वयं आजमाने के लिए उत्सुक भी था। इस अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक के साथ गूहे को डू पूर्वज स्तर के विशेषज्ञों का सामना करने का पूरा भरोसा था। इसके अलावा उसकी जन्मजात सार अग्नि एक असाधारण लॉ से संघनित थी। इसने असेंशन स्टेप्स, एक अग्नि विशेषता तकनीक को शक्ति में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया। यदि गूहे की जन्मजात सार अग्नि को और बढ़ाया जा सकता है, तो भविष्य में उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले असेंशन स्टेप्स कुछ निम्न स्तरीय स्वर्ग रैंक तकनीकों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। फिर गूहे ने अपनी नज़र लियू लिंग पर घुमाई, जो अभी तक नहीं जागा था और चुपचाप उसके बगल में इंतजार कर रहा था। एक पल के बाद लियू लिंग की पलकें हिलीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने मन में अभी अभी प्राप्त जानकारी के बारे में सोचते हुए लियू लिंग के चेहरे पर एक प्रसन्नतापूर्ण भाव प्रकट हुआ। गहन रैंक उन्नत तकनीक फ्लेम पाम। शिक्षक ने वास्तव में उसे एक गहन रैंक उन्नत दू तकनीक दी थी, और गूहे ने जो जानकारी दी उसमें न केवल फ्लेम पाम की साधना विधि शामिल थी, बल्कि फ्लेम पाम की साधना की अंतर्दृष्टि भी शामिल थी। इन अंतर्दृष्टियों के साथ उसे विश्वास था कि वह इस तकनीक में जल्दी ही महारत हासिल कर सकता है। ये सोचते हुए उसने अपने शिक्षक को असीम कृतज्ञता से देखा। शिक्षक, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं और आपका विचार त्रुटिहीन है। उसने साधना की अंतर्दृष्टि भी दी। क्या आपने इसे सीखा है? लियू लिंग की निगाहों को महसूस करते हुए गूहे ने धीरे से कहा। लियू लिंग ने जल्दी से सिर हिलाया। गुरु, शिष्य ने इसे सीख लिया है। तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें अंतिम पुरस्कार दूंगा, गूहे ने खड़े होकर हल्के से कहा। ये सुनकर लियू लिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी से गूहे के पास आया और घुटनों के बल बैठकर उत्सुकता से बोला, गुरु, शिष्य तैयार है। गूहे लियू लिंग के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली लियू लिंग के त्यानलिंग एक्यू पॉइंट पर रख दी। एक विचार के साथ उसने हाल ही में सीखी गई प्रोफाउंड रैंक एडवांस्ड बॉडी मूवमेंट तकनीक विंड ट्रेडिंग और इसके अभ्यास से प्राप्त अंतर्दृष्टि को सीधे लियू लिंग को प्रेषित किया। एक पल के बाद गूहे ने बॉडी मूवमेंट तकनीक को लियू लिंग को सौंप दिया और फिर अपनी हथेली वापस ले ली। उसी समय गूहे के दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। डिंग, मेजबान ने शिष्य लियू लिंग को प्रोफाउंड रैंक एडवांस्ड बॉडी मूवमेंट तकनीक विंड ट्रेडिंग प्रदान की है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर करने अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक असेंशन स्टेप्स प्राप्त करने के लिए बधाई। अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक असेंशन स्टेप्स सिस्टम स्पेस में भेज दी गई है। कृपया इसे जांचें। होस्ट TLN। अनुवाद में यह इतना करीब होते हुए भी इतना दूर है, लेकिन यह मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए इसे बदलकर असेंशन स्टेप्स कर दिया गया है। अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक असेंशन स्टेप्स सिस्टम स्पेस में भेज दी गई है। होस्ट, कृपया ध्यान दें, एक और अर्थ रैंक एडवांस्ड डू तकनीक, और यह एक बॉडी मूवमेंट तकनीक है। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूहे को खुशी हुई। एक अर्थ रैंक एडवांस्ड बॉडी मूवमेंट तकनीक का मूल्य लगभग एक निम्न स्तरीय सेलेस्टियल रैंक तकनीक के बराबर है। उन्नत बॉडी मूवमेंट तकनीक निस्संदेह निम्न स्तरीय तकनीकों की तुलना में दुर्लभ हैं। पूरे डू क्यूई महाद्वीप में इस क्षमता की शायद बहुत अधिक उच्च स्तरीय बॉडी मूवमेंट तकनीकें नहीं हैं। इसके बाद जब गूहे ने देखा कि लियू लिंग ने थोड़े समय में जागने के संकेत नहीं दिखाए, तो उसने अपना दिमाग घुमाया और सीधे सिस्टम स्पेस में डूब गया। सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने पर गूहे ने शून्य में निलंबित चांदी की रोशनी को विकीर्ण करने वाला एक पारदर्शी क्षेत्र देखा। क्या यह आरोही कदम है? उत्साहित मनोदशा के साथ गूहे को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने सीधे अपने मन में सोचा, सिस्टम, आरोही कदम निकालना शुरू करें।
जिस क्षण गूहे के शब्द गिरे, चांदी पारदर्शी प्रकाश क्षेत्र तुरंत एक छोड़े गए तीर की तरह बाहर निकला, जो सीधे गूहे के शरीर में घुस गया। धमाका। जिस क्षण चांदी की रोशनी गूहे के शरीर में घुसी, उसका शरीर अचानक हिल गया। उसके दिमाग में सूचनाओं का एक विशाल और शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ये सूचना के टुकड़े एक प्रकाश छाया में बदल गए, जो उसके दिमाग में चमक रही थी। अगले ही पल गूहे की चेतना में एक प्राचीन महल दिखाई दिया। प्राचीन महल में घनी पत्थर की चबूतरे थे। इस क्षण महल में एक मानव के आकार की प्रकाश छाया दिखाई दी। इस प्रकाश छाया को देखकर गूहे की आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। उसने अपने दिमाग में प्रकाश छाया को सीधे देखा। इस क्षण मूल रूप से शांत मानव के आकार की प्रकाश छाया अचानक पत्थर के प्लेटफार्मों में से एक की ओर चमक गई। मंद महल में चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी। स्विश। मानव के आकार की प्रकाश छाया अचानक प्रकाश की किरण में बदल गई और एक पल में ये दर्जनों फीट दूर दिखाई दी। इस गति ने गूहे को थोड़ा उदासीन बना दिया। जब उसने देखा तो मानव आकार की प्रकाश छाया पहले ही गायब हो चुकी थी। नहीं, ये गायब नहीं हो रही थी, बल्कि घनी रूप से भरे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर लगातार चमक रही थी। जहां मानव आकार की प्रकाश छाया दिखाई दे रही थी, वहां निलंबित रोशनी से भरी हुई थी। स्विश स्विश स्विश। तेज टूटने की आवाज गूंजी और पूरा क्षेत्र घनी रूप से भरी हुई मानव आकार की प्रकाश छाया की अवशिष्ट छवियों से भर गया। आखिरकार गूहे मानव आकार की प्रकाश छाया की गति को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। जिस गति से यह मानव आकार की प्रकाश छाया बह रही थी, वह विश्वसनीय रूप से तेज थी, इतनी तेज कि गूहे प्रतिक्रिया नहीं कर सका। हालांकि गूहे इन प्रकाश छायाओं के प्रक्षेपवक्र को देख सकता था, जैसे कि ये मानव आकार की प्रकाश छायाएं उसके दिमाग में गहराई से अंकित थीं। एक पल के बाद गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने अपने थोड़े सूजे हुए सिर को रगड़ा और खुद से कहा, मुझे इस दुनिया में ऐसी रहस्यमय तकनीक की उम्मीद नहीं थी। आत्मा की शक्ति से शून्य में एक बिंदु का निर्माण करना, फिर आत्मा के साथ आगे बढ़ना। जैसे ही गूहे ने ये शब्द कहे, उनकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। अगले ही पल गूहे की आकृति बिना किसी चेतावनी के सीधे दूसरे आंगन के द्वार पर प्रकट हुई। फिर गूहे की आकृति जल्दी से गायब हो गई और मंडप में प्रकट हुई, आंगन के द्वार पर केवल एक फीकी छाया छोड़कर। आरोहण सीढ़ियां, दुनिया की सबसे नज़दीकी पहुंच, अनंत तक की सबसे दूर की सीढ़ियां। गूहे के मुंह के कोने पर उत्साह का एक संकेत दिखाई दिया। अध्याय 82। हम्फ। डैन किंग गूहे कुछ भी नहीं है। मंडप में 2 बार आरोही चरणों का उपयोग करने के बाद गूहे की आंखों में उत्साह का एक निशान था। आरोही चरणों ने आत्मा शक्ति को एक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया, लगातार शरीर को शून्य में घुमाया। जब तक उसकी आत्मा शक्ति पहुंच सकती थी, एक ही विचार से गूहे तुरंत पहुंच सकता था। ये गति अत्यंत तेज थी, तात्कालिक गति के समान। बेशक तात्कालिक गति की दूरी अभ्यासी की आंतरिक डूक्यूई क्षमता से संबंधित थी। जितनी दूर तक चला गया, डूक्यूई की खपत उतनी ही भयानक होगी। गूहे की वर्तमान 9 सितारा डू सम्राट शक्ति के साथ, यदि वह आरोही चरणों को पूरी तरह से निष्पादित करता है, तो वह अपनी आंतरिक डूक्यूई को पूरी तरह से समाप्त करने से पहले शायद इसे 10 बार से भी कम कर सकता है। हालांकि यह इसलिए भी था क्योंकि गूहे की आत्मा शक्ति की तीव्रता बहुत मजबूत थी। उसकी आत्मा शक्ति पूरी तरह से मुक्त होने के साथ ये 10 मील तक फैल सकती थी। दूसरे शब्दों में, गूहे द्वारा असेंशन स्टेप्स का पूरा उपयोग करके वह 10 मील दूर स्थित स्थान पर तुरंत पहुंच सकता था। अपने मन में असेंशन स्टेप्स के विभिन्न उपयोगों की कल्पना करते हुए गूहे को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। असेंशन स्टेप्स के साथ भविष्य में भागने और पीछा करने की उसकी क्षमता में जबरदस्त सुधार होगा। इस समय गूहे ने जियाओ जिन को यार्ड में एक दीवार के ऊपर खेलते हुए देखा। एक विचार के साथ गूहे ने असेंशन स्टेप्स किए और एक पल में उसका फिगर सीधे जियाओ जिन के पीछे दिखाई दिया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, गूहे ने आगे बढ़कर उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। जिस क्षण जियाओ जिन को पकड़ा गया, वह चौंक गया और सहज रूप से विरोध करना चाहता था। हालांकि गूहे की आभा को महसूस करते हुए वह शांत हो गया। थोड़ी देर तक जियाओ जिन को चिढ़ाने के बाद गूहे मुस्कुराया और मंडप में वापस आ गया। जैसे ही उसका फिगर टिमटिमाया, गूहे की मुद्रा बेहद सुंदर थी। इस समय गूहे को पहले ही आभास हो गया था कि लियूलिंग जागने वाला था। यकीनन कुछ देर इंतजार करने के बाद लियूलिंग को धीरे धीरे होश आया। अपनी आंखें खोलते ही लियूलिंग के दिमाग में संग्रहित जानकारी तुरंत चमक उठी और उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। एक और प्रोफाउंड रैंक एडवांस्ड डू तकनीक, और यह एक बॉडी मूवमेंट तकनीक भी है। स्वाभाविक रूप से वह प्रोफाउंड रैंक एडवांस्ड बॉडी मूवमेंट तकनीक के महत्व को समझता था। क्या तुमने इसे सीखा? लियूलिंग के चेहरे पर उत्साह महसूस करते हुए गूहे के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी।
उसके शब्दों पर लियूलिंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गुरु, आपने मुझे जो अंतर्दृष्टि दी है उसके साथ मैंने पहले ही इस प्रोफाउंड रैंक बॉडी मूवमेंट तकनीक में कुछ हद तक महारत हासिल कर ली है। अच्छा, हल्के से सिर हिलाते हुए गूहे ने ऐसी स्थिति की उम्मीद की थी। ठीक है, मैंने तुम्हें इस बार 3 पुरस्कार दिए हैं। बाहर आसमान की ओर देखते हुए गूहे ने धीरे से कहा, जब तुम अगली बार 6 स्टार डू मास्टर के पास पहुंचोगे या जब तुम 3rd रैंक अल्केमिस्ट के पास पहुंचोगे तो मैं तुम्हें फिर से 3 खजाने दूंगा। उसके शब्दों पर लियूलिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक खुशी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। तुरंत उसने अपने दिल में कठोर अभ्यास करने, जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना को तोड़ने और अपनी कीमिया कौशल को जल्दी से सुधारने की कसम खाए। ठीक है, चूंकि तुम्हें पुरस्कार दिए गए हैं इसलिए वापस जाओ। कल विशेष प्रशिक्षण के लिए जल्दी आना याद रखना। गूहे ने अपना हाथ हिलाया, लियूलिंग को जाने दिया। हाँ गुरु, ये सुनकर लियूलिंग ने धीरे से सिर हिलाया, उठ गया और याद से बाहर चला गया। गूहे के निवास को छोड़ने के बाद लियूलिंग धीरे धीरे अपने निवास की ओर चला गया। आज के लाभों के बारे में सोचते हुए लियूलिंग के मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। यदि अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन का एक और संचरण होता है तो वह ग्रेट डू मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। ठीक इसी समय चांदनी में एक आकृति उसकी नज़र में आई। बहन यानरान, बहुत दिनों से नहीं देखी। अपने सामने खूबसूरत नलन यानरान को देखकर लियूलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। नलन यानरान ने लियूलिंग को देखकर आश्चर्य भी जताया, क्योंकि उसने काफ़ी समय से लियूलिंग को नहीं देखा था। पहले लियूलिंग हमेशा उसका पीछा करना, उसके आसपास रहना और उसे थोड़ा परेशान करना पसंद करती थी। अपने सामने उत्साही लियूलिंग को देखकर नलन यानरान ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। उसका चेहरा शांत था। वरिष्ठ भाई लियूलिंग। लियूलिंग ने नलन यानरान की उदासीनता पर ध्यान नहीं दिया, उत्सुकता से पूछा, बहन यानरान, क्या आप मेरे शिक्षक के यार्ड में जाने की योजना बना रही हैं? उसके शब्दों पर नलन यानरान ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वरिष्ठ बहन जियानर से कुछ ढूंढना है। लियूलिंग ने इस पर सिर हिलाया और अचानक उसे कुछ याद आया। मुस्कुराते हुए, मैंने सुना है कि बहन यानरान हाल ही में मेरी छोटी बहन के साथ अभ्यास कर रही है। अगर बहन यानरान मेरे साथ भी अभ्यास करना चाहती है तो ये ठीक है। ये सुनकर नालन यानरान ने लियूलिंग की ओर देखा और चुप रही। लियूलिंग ने सोचा कि नालन यानरान को लग सकता है कि उसकी साधना का स्तर कम है और वह ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया, बहन यानरान, मुझे कम मत आंकिए। मैं अब एक डू मास्टर हूँ। ये कहते हुए लियूलिंग ने अपनी आभा छोड़ी। लियूलिंग के शरीर पर आभा को महसूस करते हुए नालन यानरान स्तब्ध रह गई। फिर उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। तुम डू मास्टर दायरे में पहुंच गई हो। उसे हमेशा लियूलिंग की ताकत के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। उसने उसे कुछ समय से क्यों नहीं देखा है और उसकी साधना अचानक एक डू मास्टर के स्तर तक सुधर गई है। अध्याय 83, यूनलैंड संप्रदाय को चौंका देना। वुतान शहर। जियाओ परिवार के पीछे के पहाड़ों में एक छिपी हुई चट्टान के नीचे एक काले कपड़े पहने युवक एक गुफा में पैर मोड़कर बैठा था, जो सिर्फ 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा चौड़ी थी। चट्टान के दूसरी तरफ धुंध छाई हुई थी और धुंध के नीचे राक्षसी जानवरों की एक खतरनाक और दुर्जय पर्वत श्रृंखला छिपी हुई थी। चट्टान के नीचे एक खाई थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। युवक ने अपने हाथ में स्टोरेज रिंग को छुआ और एक अलौकिक बूढ़े व्यक्ति की प्रेत आकृति रिंग से बाहर निकली। नजदीक से देखने पर यह एक अमर आभा वाला बूढ़ा व्यक्ति था। युवक ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। गुरु, मैं तैयार हूं। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर सफलता की शुरुआत करें। मैंने जो डू क्यूई गैदरिंग पिल को परिष्कृत किया है वह आपको डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में पहुंचने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। इन शब्दों के साथ काले कपड़े पहने युवक ने गहरी सांस ली, अपनी छाती से जेड की बोतल निकाली और बोतल को थोड़ा झुकाकर एक नीली और हरी रंग की बारी बारी से गोली निकाली। चमकदार और गोल्ड डू क्यूई गैदरिंग पिल को देखते हुए युवक ने मंद मंद मुस्कुराया, ताज़ा खुशबू को सूंघा, अपने होठों को चाटा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक घूंट में निगल लिया। जैसे ही डू क्यूई गैदरिंग पिल उसके मुंह में गई, अंदर एक हल्की ठंड फैल गई और एक पल के बाद एक गर्म और शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई, जिससे काले कपड़े पहने युवक का शरीर अचानक कांप उठा। शांत चेहरे के साथ युवक ने जल्दी से डू क्यूई को अवशोषित करने के लिए हाथ की मुहरें बनाई। उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसके शरीर में मंद डू क्यूई ने उसकी इच्छा का जवाब दिया, तेजी से शक्तिशाली शुद्ध औषधीय शक्ति के साथ जुड़कर पागल शोधन शुरू कर दिया। छोटी सी गुफा में शांत हवा अचानक लहराई और हल्की सफ़ेद डू क्यूई हवा में फैल गई, लगातार काले कपड़े पहने युवक के शरीर में प्रवेश कर रही थी। दांत भींचे हाथों ने डू क्यूई को अवशोषित करने के लिए तेजी से सील बनाई और युवक का शरीर ऊर्जा को परिष्कृत करना जारी रखता था।
हालांकि दो ऊर्जाओं के टकराव के कारण उसके मेरिडियन में दर्द की अनुभूति हुई, लेकिन उसके मेरिडियन आम लोगों की तुलना में ज़्यादा सख्त थे, इसलिए दर्द हालांकि महसूस हुआ, लेकिन इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। शरीर के अंदर डूक्यूई ने हरे रंग की शुद्ध ऊर्जा के गुच्छों को ढंक दिया। पागल शोधन के साथ हरी ऊर्जा एक दृश्यमान दर पर पीली डूक्यूई में समाहित हो गई, और इस अतिरिक्त शक्ति के समर्थन से युवक के शरीर में डूक्यूई का पैमाना एक दृश्यमान गति से फैल रहा था। यद्यपि शुद्ध औषधीय शक्ति निरंतर परिष्कृत होती रही, लेकिन ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है। हर बार जब डूक्यूई औषधीय शक्ति के एक समूह को परिष्कृत करता, तो हरी ऊर्जा का एक बड़ा समूह ऊपर की ओर दौड़ता। अंदर के निरंतर शोधन और बाहर से डूक्यूई के निरंतर संचार के साथ युवक की डूक्यूई ने धीरे धीरे उसके अधिकांश मेरिडियन को भर दिया था। शोधन जारी रहा, और जब शुद्ध औषधीय शक्ति की अनुवर्ती शक्ति कमजोर पड़ने लगी, तो काले कपड़े पहने युवक ने अचानक पाया कि उसके शरीर में डूक्यूई एक महत्वपूर्ण बिंदु तक फैल गई थी जिसे और नहीं बढ़ाया जा सकता था। डूक्यूई के विस्तार ने सीधे युवक की मेरिडियन को धीरे से हिला दिया। भयंकर दर्द से उसका मुंह फट गया। जल्दी करो, डूक्यूई भंवर को संघनित करो, अन्यथा ये फट जाएगा। शिक्षक की चीख युवक के दिल में गड़गड़ाहट की तरह थी। एक गहरी सांस लेते हुए युवक के हाथ की मुहरें बदल गईं, अंगूठा और तर्जनी जुड़ गईं, उंगलियां आपस में जुड़ गईं, एक अजीब सी मुहर बन गई। जैसे ही युवक के हाथ की मुहरें बदलीं, उसके शरीर में उमड़ता हुआ डूक्यूई मानो भयंकर चूषण के अधीन हो तेजी से निचले पेट की ओर सिकुड़ गया। विभिन्न मेरिडियन में फीकी सफ़ेद डूक्यूई सभी पीछे हटने लगी, और जब सभी डूक्यूई निचले पेट में एकत्र हुए तो पीला डूक्यूई पहले से ही दूधिया सफ़ेद में बदल गया था। जल्दी करो, डूक्यूई को संपीड़ित करो। उन्हें संपीड़ित करने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करें। यदि डूक्यूई भंवर का संघनन विफल हो जाता है तो आप डूक्यूई के 8वें चरण में वापस आ जाएंगे। शिक्षक की चीख युवक के दिमाग में बहुत समय पर पड़ी। थोड़ा सिर हिलाते हुए युवक ने अपना दिमाग केंद्रित किया। उसकी उत्कृष्ट आत्मा की धारणा ने तुरंत उसके शरीर में डूक्यूई पर नियंत्रण पा लिया, और फिर पागल संपीड़न शुरू हो गया। आत्मा की धारणा के तहत दूधिया सफ़ेद डूक्यूई ने लगातार हिंसक रूप से मंथन करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रतिरोध प्रबल था, लेकिन युवक की आत्मा की धारणा, जिस पर शिक्षक भी आश्चर्यचकित थे, ने डूक्यूई के विरोध को निरर्थक बना दिया। एक संक्षिप्त टकराव के बाद प्रतिरोध असहाय रूप से सिकुड़ने लगा। जब डूक्यूई हथेली के आकार तक सिकुड़ गया तो ये फिर से जम गया। फिर से संपीड़ित करें, शिक्षक चिल्लाया। अपने दांतों को काटते हुए युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और दूधिया सफ़ेद डूक्यूई के चारों ओर की आत्मा की धारणा अचानक अधिकतम तक फैल गई, फिर बेरहमी से इसे संपीड़ित किया। बूम! एक हल्की दबी हुई आवाज़ चुपचाप अंदर गूंज उठी। दबी हुई आवाज़ के साथ वह शक्ति जो युवक को कठोर प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती थी, समाप्त हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए युवक गिर गया, उसकी छाती हिंसक रूप से धड़क रही थी। ठंडी गुफा में लेटे हुए युवक ने अपने शरीर में प्रचुर ऊर्जा को महसूस किया जो 4 साल से अनुपस्थित थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। एक क्षण के बाद मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई, हल्की हंसी में बदल गई, फिर एक जोरदार हंसी में, और अंत में एक पागल हंसी में। एक सांस छोड़ते हुए बंद आंखों वाले युवक ने धीरे धीरे उन्हें खोला। काली पुतलियों में दूधिया सफ़ेद रोशनी लगभग 10 सेकंड तक रही और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। मुंह थोड़ा खुला, युवक ने कुछ भारी सांस छोड़ी। सांस बाहर थूकने के बाद युवक का रंग स्पष्ट रूप से अधिक उज्ज्वल हो गया। अपनी गर्दन को मोड़ते हुए हड्डियों के टकराने की चटकने वाली आवाज़ सुनकर युवक मुस्कुराया, अपना सिर उठाया, भूत की तरह गुफा के द्वार पर तैरते हुए बूढ़े आदमी को देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, मैं सफलतापूर्वक डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। अगर आप डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में भी प्रवेश नहीं कर सकते तो मेरे लिए आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करना एक मजाक होगा। ये सुनकर युवक के मुंह के कोने कुछ असंतुष्ट होकर फड़क उठे। गुरुजी, मैं कुछ ही महीनों में डू प्रैक्टिशनर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो गया। इसे अच्छा माना जाना चाहिए, है न? युवक को इस तरह बोलते देख बूढ़े ने धीरे से कहा, छोटे यानजी, डू प्रैक्टिशनर बनना तो बस शुरुआत है। उस समय डू हुआंग स्तर के कीमियागरों को भी मेरे सामने घुटने टेकने पड़ते थे। डू हुआंग स्तर के कीमियागरों ने भी आपके सामने सिर झुकाया। युवक बहुत हैरान हुआ और उसने आश्चर्य से पूछा, गुरु, आप किस स्तर के कीमियागर हैं? ये सुनकर बूढ़े ने शांति से कहा, शिक्षक की पृष्ठभूमि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आपको बस ये जानना है कि तथाकथित डैन किंग जैसा कोई व्यक्ति बस कुछ भी नहीं है। युवक के मुंह के कोने फड़क उठे। बूढ़े व्यक्ति की सहज उपस्थिति को देखते हुए वह कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने उसे वापस निगल लिया। शिक्षक की पृष्ठभूमि क्या है? प्रसिद्ध डैन किंग बूढ़े कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये जोर से कहूंगा तो मुझे डर है कि पूरा साम्राज्य मुझे पागल समझकर हंसेगा, है न? हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने युवक को बहुत आत्मविश्वास दिया।
कुछ महीने पहले हुए अपमान और तलाक के बारे में सोचते हुए युवक की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। नालन यानरान, तुम मेरा इंतजार करो। अब से 3 साल बाद होने वाली लड़ाई में मैं, जियाओ यान, तुम्हें हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ये काले कपड़े पहने युवक जियाओ यान है और बूढ़े आदमी की प्रेत आकृति याओ चेन है। तुम युनलैन संप्रदाय के पास कीमिया राजा गुहे है, लेकिन अभी क्या? मेरा गुरु गुहे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब मैं भविष्य में युनलैन संप्रदाय में कदम रखूंगा तो मैं, जियाओ यान, तुम्हें समझाऊंगा कि एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या होता है। अध्याय 83, सोल हॉल। युनलैन संप्रदाय, पीछे के पहाड़। एक चट्टान पर गुहे की आकृति पतली हवा से प्रकट हुई। अपनी आत्मा शक्ति को प्रकट करते हुए और यह महसूस करते हुए कि आसपास कोई नहीं है, गुहे का दिमाग चला गया और उसने हाथ की मुहरें बनानी शुरू कर दी। उसके हाथ नाचने लगे और गुहे के हाथों से एक एक करके रहस्यमयी प्रतीक उभरने लगे। एक पल में गुहे की उंगलियों के बीच दर्जनों प्रतीक इकट्ठे हो गए। जैसे ही ये रहस्यमयी प्रतीक एक साथ आए, शून्य में एक चमकदार तारों वाला पैटर्न दिखाई दिया। फिर तारों वाले आकाश से एक तीखी हिनहिनाहट गूंजी और एक सुंदर लेकिन विशाल आकृति धीरे धीरे उभरी। लाल लपटों में लिपटे वर्मिलियन बर्ड के प्रेत ने एक अत्यंत हिंसक और झुलसाने वाली आभा बिखेरी, जैसे कि एक विशाल जानवर आकाश को ढांक रहा हो, मानो वह पूरी दुनिया को जला सकता हो। शून्य में इस प्रेत को घूरते हुए गुहे का शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दे रहा था। वास्तव में यह एक उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल है। ऐसी शक्ति के साथ मुझे डर है कि पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद गुहे का दिमाग चला गया और उसने वर्मिलियन बर्ड के प्रेत को नीचे चट्टान की ओर विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया। स्वूश! एक ऊंची आवाज के साथ शून्य में विशाल वर्मिलियन बर्ड का प्रेत चट्टान के नीचे की ओर गरजते हुए उग्र लाल प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गया। उसी समय गुहे की आकृति चमक उठी, जो सीधे पीछे के पहाड़ की चट्टान से निकल गई। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह अपने आंगन में वापस आ गया था। हालांकि वह अपने आंगन में लौट आया, लेकिन गुहे की आत्मा शक्ति चट्टान पर ही रह गई। चट्टान के नीचे से केवल एक गगनभेदी गर्जना गूंजी और नीचे से ऊंची लपटें उठीं। क्रैक! अगले ही पल जबरदस्त ऊर्जा के झटके के कारण चट्टान वजन सहन नहीं कर सकी, सीधे अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, चट्टान के नीचे की ओर गिर गई। जैसे ही चट्टान नष्ट हुई, गुहे ने धीरे धीरे अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह वर्मिलियन बर्ड सील द्वारा मुक्त की गई शक्ति से काफी संतुष्ट था। जोरदार विस्फोट के तुरंत बाद चांद सफेद रोशनी की एक धारा चट्टान के किनारे पर तेजी से उतरी। ये सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा उम्र बढ़ने के लक्षण दिखा रहा था, जो 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र के शिखर से संबंधित एक भयानक आभा उत्सर्जित कर रहा था। अग्नि गुण ऊर्जा में इतना समृद्ध। बूढ़े आदमी ने नष्ट हो चुकी चट्टान को देखा। उसके वृद्ध चेहरे पर गंभीरता का एक संकेत था। युनलैन संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों में वास्तव में कौन दिखाई दिया? इस व्यक्ति का इरादा क्या है? क्या यह एक प्रदर्शन है? शून्य में शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कुछ उदास हो गई। इस समय बूढ़े व्यक्ति के बगल में पतली हवा से एक मोटी काली धुंध दिखाई दी। हे, ऐसा लगता है कि ऐसी शक्ति के साथ नवागंतुक की ताकत पहले से ही पूर्वजों के दायरे तक पहुंच गई होगी। अप्रत्याशित रूप से जियामा साम्राज्य में ऐसा शक्तिशाली छिपा हुआ है। हालांकि मुझे आश्चर्य है, क्या ये व्यक्ति आपके युनलैन संप्रदाय का दोस्त या दुश्मन है? ऐसा लगता है कि जियामा साम्राज्य में आपकी स्थिति उतनी स्थिर नहीं है जितनी आप सोचते हैं। काली धुंध के भीतर से एक विचित्र आवाज आई, जो उपहास से भरी थी। काली धुंध से आवाज सुनकर बूढ़े व्यक्ति का चेहरा और भी काला हो गया। काली धुंध के भीतर का अस्तित्व बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उदासी की परवाह नहीं करता था। भयानक आवाज जारी रही, क्या होगा युनशान? ये संरक्षक तुम्हें एक और मौका देगा। जब तक तुम इस संरक्षक के साथ सहयोग करते हो, 2 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से तुम्हें पूर्वजों के दायरे में पहुंचने में मदद करूंगा। इस तरह जियामा साम्राज्य में तुम्हारे युनलैन संप्रदाय की स्थिति स्थिर बनी रह सकती है। तुम शाही परिवार को खत्म करने और पूरे जियामा साम्राज्य को एक ही झटके में एकीकृत करने में भी सक्षम हो सकते हो। इस संरक्षक का धैर्य सीमित है। यदि आप टालमटोल करते रहेंगे तो क्या आपको डर नहीं है कि यह संरक्षक जियामा शाही परिवार से संपर्क करेगा? इस संरक्षक का मानना है कि बूढ़े व्यक्ति सम्राट जियामा को इस संरक्षक के साथ सहयोग करने के लिए बहुत इच्छुक होना चाहिए। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बदल गया। यदि यह कट्टर दुश्मन सम्राट जियामा पूर्वज क्षेत्र में घुस गया तो जियामा साम्राज्य में युनलैन संप्रदाय की स्थिति वास्तव में खतरे में पड़ जाएगी। एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कुछ गंभीरता से कहा, क्या आप वास्तव में 2 साल के भीतर पूर्वज क्षेत्र में घुसने में मेरी मदद कर सकते हैं? हे, ऐसा लगता है कि आपको अभी भी इस संरक्षक पर भरोसा नहीं है।
एकमात्र डू पूर्वज क्षेत्र आत्मा महल के लिए क्या मायने रखता है? यदि इस संरक्षक के पास कोई मिशन न होता और उसे आपके यूनलैंड संप्रदाय की शक्ति की आवश्यकता न होती, तो भले ही आप घुटने टेक कर भीख मांगते, ये संरक्षक आपकी परवाह नहीं करता, काली धुंध में आवाज ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनकर युनशान चुप हो गया। एक पल के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हे, तुम आखिरकार प्रकाश देख रहे हो। निश्चिंत रहो, जिस दिन तुम डू पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तुम्हें आज लिए गए निर्णय पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। काली धुंध से कुछ हद तक विजयी हंसी आई। युनशान ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, युनशान की आकृति एक सफ़ेद रोशनी में बदल गई और चट्टान पर गायब हो गई। काली धुंध धीरे धीरे शून्य में गायब होने से पहले चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाती रही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियामा साम्राज्य में ऐसा डू पूर्वज पावर हाउस छिपा होगा। मुझे आश्चर्य है कि यह पवित्र व्यक्ति कौन है। काली धुंध से एक अजीब सी बड़बड़ाहट निकली। इस बीच गूहे को पता नहीं था कि युनलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों से बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ, जिससे न केवल युनशान ने तय समय से पहले सोल पैलेस के साथ सहयोग करने के लिए सहमति जताई, बल्कि युनलान संप्रदाय के कई बुजुर्गों का ध्यान भी आकर्षित किया। कई बुजुर्ग चट्टान पर पहुंचे, उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ नष्ट हुई चट्टान को देख रहे थे। उनके मन में कई तरह के विचार उभरे। क्या पीछे के पहाड़ों में कोई भयानक राक्षस हो सकता है? क्या युनलान संप्रदाय से गुजरने वाला कोई अद्वितीय विशेषज्ञ हो सकता है? युनलान संप्रदाय के बुजुर्गों के मन में कई तरह की अजीबोगरीब अटकलें कौंधीं। इस सब के सर्जक इस समय अपने आंगन के मंडप में आराम से बैठे थे, संतुष्ट भाव के साथ चाय का आनंद ले रहे थे। इस समय गूहे के हाव भाव थोड़े बदल गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये बूढ़ा आदमी मेरे पास क्यों आ रहा है? थोड़ी देर बाद चांद सफ़ेद लबादा पहने एक वरिष्ठ व्यक्ति धीरे धीरे गूहे के आंगन के बाहर पहुंचा। ये एल्डर गूहे से मुलाकात का अनुरोध करता है। चांद सफ़ेद लबादा पहने ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यूलैंड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के प्रबंधक ये थे। अंदर आइए। ये के शब्द कुछ देर के लिए चुप हो जाने के बाद आंगन से गूहे की धीमी आवाज़ आई। ये सुनकर ये सम्मानपूर्वक आंगन में प्रवेश कर गया। ये एल्डर गूहे को सम्मान देता है। मंडप के पास पहुंचकर ये ने सम्मानपूर्वक गूहे को सलाम किया। मुझे आश्चर्य है कि प्रबंधक ये यहाँ क्यों आए हैं? गूहे ने अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और कुछ उलझन में पूछा। ये ने जवाब दिया, एल्डर गूहे, मितेर परिवार ने अभी अभी किसी को ये कहते हुए भेजा है कि उन्हें मितेर नीलामी घर में आपसे चर्चा करनी है। मितेर परिवार? ये सुनकर गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत उस दिन मितेर टेंगशान के साथ हुए समझौते के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही किंगमिंग दीर्घायु गोली के लिए औषधीय सामग्री एकत्र कर ली है? अध्याय 84 किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करना। 1 घंटे बाद मिट नीलामी घर, वीआईपी कमरा। चीफ टेंगशान ने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या ये किंगमिंग दीर्घायु गोली के मामले के लिए है? वीआईपी कमरे में गूहे और मिट टेंगशान एक दूसरे के सामने बैठे थे। ये सुनकर मिट टेंगशान ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में लॉर्ड अल्केमिस्ट, मैंने किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले ही एकत्र कर ली है। गूहे की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। मित्र परिवार वास्तव में जियामा साम्राज्य का सबसे धनी परिवार है। यहाँ तक कि युनलैंड संप्रदाय को भी किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री एकत्र करना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीफ टेंगशान इतने कम समय में उन सभी को इकट्ठा करने में सक्षम होंगे। भगवान की मियागर बहुत दयालु हैं। मितिर परिवार की तुलना युनलैंड संप्रदाय से कैसे की जा सकती है? मितिर टेंगशान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं बस भाग्यशाली था। इन औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए मुझे भी एक महत्वपूर्ण कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही उसने बात की, मितिर टेंगशान के चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दिए। ये स्पष्ट था कि मितिर परिवार ने इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी राशि खर्च की थी। चीफ टेंगशान बहुत विनम्र हो रहे हैं। चून की औषधीय सामग्री एकत्र की गई है, इसलिए कृपया उन्हें सौंप दें, गूहे ने शांति से कहा। बहुत अच्छा। ये सुनकर मितिर टेंगशान ने संकोच नहीं किया और तुरंत गूहे को एक भंडारण अंगूठी भेंट की। मितिर टेंगशान से भंडारण अंगूठी स्वीकार करते हुए गूहे की चेतना ने उसमें प्रवेश किया और सामग्री की जांच की। फिर उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। भंडारण अंगूठी के अंदर न केवल किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करने के लिए सामग्री थी, बल्कि बैंगनी आत्मा गोली के लिए कुछ मुख्य सामग्री भी थी। स्टोरेज रिंग को दूर रखने के बाद गूहे ने खड़े होकर कहा, चून की औषधीय सामग्री एकत्र कर ली गई है और अभी भी कुछ समय है, इसलिए मैं इसे आपके लिए परिष्कृत कर सकता हूँ। गूहे ने मितिर टेंगशान को देखा और पूछा, क्या नीलामी घर में कोई शांत जगह है? गूहे के शब्दों को सुनकर मितिर टेंगशान ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई। भगवान की मियागर, क्या आप अभी किंगमिंग दीर्घायु गोली को परिष्कृत करना शुरू करने की योजना बना रहे हैं?
उनकी राय में गूहे को इसे परिष्कृत करने से पहले कुछ तैयारी करनी चाहिए, खासकर इस तरह की छठी कक्षा की गोली के लिए। अगर कोई गलती हुई तो पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। मितेर टेंगशान कीमिया की दुनिया के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर ये दोनों सामग्री बर्बाद हो गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें ही होगा। मितेर परिवार ने उन्हें इकट्ठा करने में काफ़ी रकम खर्च की थी। मितेर टेंगशान की हिचकिचाहट को देखकर गूहे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वह क्या सोच रहे थे। वह कुछ हद तक नाखुश दिखे और बोले, अगर चीफ टेंगशान को मेरी कीमियागिरी के हुनर पर भरोसा नहीं है तो आप किसी और की तलाश करने पर विचार कर सकते हैं। ये सुनकर मिस्टर टेंगशान का दिल धड़क उठा। किसी और की तलाश? पूरे जियामा साम्राज्य में वह एकमात्र छठी कक्षा का कीमियागर था। वह और किसकी तलाश कर सकता था? मिस्टर टेंगशान कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गूहे को अपना असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से समझाया, लॉर्ड अल्केमिस्ट, मैंने शायद बहुत जल्दबाजी में बात की है। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं तो कृपया आगे बढ़ें। जहां तक एक शांत जगह की बात है, हमारे मिस्टर नीलामी घर में एक कीमिया कमरा है। अगर लॉर्ड अल्केमिस्ट को कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर टेंगशान अपनी बात पूरी कर पाते, गूहे ने सिर हिलाया और कहा, तो कृपया आगे बढ़ें चीफ टेंगशान। जल्द ही मिस्टर टेंगशान के मार्गदर्शन में गूहे मिस्टर नीलामी घर के अंदर कीमिया कमरे में पहुंच गए। मितिर परिवार ने कई कीमियागरों को प्रशिक्षित किया था और यह कीमिया कक्ष उनके लिए तैयार किया गया था। गूहे ने कीमिया कक्ष को स्कैन किया, जहां कई दवा के बर्तन रखे हुए थे। वे सभी बेहतरीन बर्तन लग रहे थे और उनकी गुणवत्ता उस बर्तन से कम नहीं थी जो लियू लिंग ने लिटिल डॉक्टर इमोर्टल को दिया था। मितिर परिवार की दौलत पर आंतरिक रूप से आह भरते हुए गूहे ने अपने दिमाग को थोड़ा केंद्रित किया और खुद को कीमिया में डुबो दिया। एक खुली जगह पाकर गूहे ने अपनी उंगलियां हिलाईं। अगले ही पल विशाल ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन पतली हवा से प्रकट हुआ, जो जमीन पर जोर से पटक रहा था। साथ में एक गहरी ड्रैगन दहाड़ भी थी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गूहे ने किंगमिंग गोली के लिए शोधन विधि और सावधानियों को याद किया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली आंखों में बैंगनी लपटें उभर आईं। पफ! एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ गूहे से बैंगनी लौ की एक किरण निकली और उसकी उंगली के एक झटके से लौ प्रकाश की एक धारा में बदल गई, जो तेजी से दवा के बर्तन में प्रवेश कर गई। बैंगनी लौ तुरंत एक भयंकर आग में बदल गई, जो भयंकर रूप से जल रही थी। बर्तन के इंसुलेशन के बावजूद तीव्र गर्मी अभी भी अंदर घुस रही थी। धीरे धीरे कीमिया कमरे में तापमान बढ़ा रही थी। बढ़ते तापमान को अनदेखा करते हुए गूहे की नज़र बर्तन पर टिकी रही। थोड़ी देर बाद उसने इशारा किया और एक कांटेदार हल्का सुगंधित फल उसके हाथ में आ गिरा। किंगमिंग फल पर नजर डालते हुए, जो किंगमिंग दीर्घायु गोली के मुख्य अवयवों में से एक है, गूहे इसके भीतर निहित समृद्ध जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। फल को हल्के से पकड़कर गूहे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हिलाई और फल तेज हरी लौ से घिरे हुए कढ़ाई में जा गिरा। आदिम दिव्य अग्नि के उच्च तापमान वाले जलने के तहत सबसे कठोर औषधीय पदार्थ भी कम से कम समय में हार मान लेते हैं। किंगमिंग फल कोई अपवाद नहीं था। हालांकि इसने अपनी जीवन शक्ति के साथ क्षण भर के लिए प्रतिरोध किया। गूहे के मानसिक आदेश के साथ लौ भड़क उठी और फल से धीरे धीरे एक दूधिया सफ़ेद तरल बह निकला। जैसे जैसे लौ धीरे धीरे वाष्पित होती गई, अधिक से अधिक दूधिया सफ़ेद तरल बाहर निकलता गया, जिसके नीचे आधे हथेली के आकार का तरल द्रव्यमान बन गया। कढ़ाई को घूरते हुए लगभग आधे घंटे के बाद गूहे ने अपना हाथ सील बदल दिया। कढ़ाई में लौ धीरे धीरे कम हो गई और किंगमिंग फल पूरी तरह से गायब हो गया। इसकी जगह जीवंत दूधिया सफ़ेद तरल का एक द्रव्यमान था। दूधिया सफ़ेद तरल को देखते हुए गूहे ने राहत की सांस ली। अपनी उंगलियों के एक झटके से ज्वाला भड़क उठी। बढ़ते तापमान के कारण हथेली के आकार का दूधिया सफ़ेद तरल स्पष्ट रूप से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती गई, इसका रंग गहरा होता गया और यह एक सफ़ेद मोती जैसा दिखने लगा। ये देखकर कि किंगमिंग फल का शोधन सुचारू रूप से चल रहा है, गूहे ने रुकना नहीं छोड़ा। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और औषधीय घटक उड़कर आया, जिसे आखिरकार कढ़ाई में फेंक दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गूहे द्वारा लगातार एक के बाद एक औषधीय घटक कढ़ाई में फेंके गए। परिणामस्वरूप कढ़ाई के अंदर विभिन्न शुद्ध औषधीय शक्तियां प्रकट होने लगीं। इस समय गूहे की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। आत्मा की शक्ति उसके माथे से फैल गई, कढ़ाई में घुस गई, तापमान में परिवर्तन को नियंत्रित किया और किंगमिंग फल की हरकतों पर ध्यान दिया। प्राचीन दिव्य अग्नि के उच्च तापमान वाले दहन के तहत सबसे कठिन औषधीय पदार्थ भी जल्दी से आत्मसमर्पण कर देते थे। किंगमिंग फल अपनी जीवन शक्ति से आदिम दिव्य अग्नि को कुछ समय के लिए रोकने के बावजूद जब गूहे ने लौ को नियंत्रित किया तो वह दम तोड़ गया। फल से धीरे धीरे एक पतला सफ़ेद तरल पदार्थ बह निकला। जैसे जैसे लौ भाप बनती रही, अधिक से अधिक दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ निकलता गया। अंत में उसके नीचे एक तरल द्रव्यमान बन गया, जो लगभग हथेली के आकार का आधा था।
लगभग 1 घंटे के बाद कड़ाही पर अपनी नज़र टिकाए हुए गूहे ने अपना हाथ मुहर बदल दिया। कड़ाही के अंदर की लौ धीरे धीरे शांत हो गई और किंगमिंग फल पूरी तरह से गायब हो गया। उसकी जगह जीवन शक्ति से भरपूर दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ का एक द्रव्यमान आ गया। दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ को देखकर गूहे ने राहत की सांस ली। फिर से अपना हाथ मुहर बदलते हुए लौ बढ़ गई। बढ़ते तापमान के तहत हथेली के आकार का दूधिया सफ़ेद तरल पदार्थ स्पष्ट रूप से सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे इसकी मात्रा कम होती गई, इसका रंग गहरा होता गया जब तक कि यह एक सफ़ेद मोती जैसा नहीं हो गया। शोधन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलते हुए देखकर गूहे ने विराम नहीं लिया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक और औषधीय घटक उड़कर अंदर आया, जिसे आखिरकार कढ़ाई में फेंक दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गूहे द्वारा लगातार एक के बाद एक औषधीय घटक कढ़ाई में फेंके गए। नतीजतन कढ़ाई के अंदर विभिन्न शुद्ध औषधीय शक्तियां प्रकट होने लगीं। इस समय गूहे की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। आत्मा शक्ति उसके माथे से फैल गई, कढ़ाई में घुस गई, तापमान में परिवर्तन को नियंत्रित किया और किंगमिंग फल की हरकतों पर ध्यान दिया। लगभग 3 घंटे तक चली एक सावधानीपूर्वक शोधन प्रक्रिया के बाद गूहे द्वारा सभी औषधीय अवयवों को व्यवस्थित तरीके से सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया। जैसे जैसे थकाऊ शोधन प्रक्रिया अपने समापन के करीब पहुंची, धीरे धीरे कढ़ाई के अंदर एक खुरदरी असमान गोली का प्रोटोटाइप बनने लगा। बैंगनी लौ के धीमे भूनने के साथ गोली का प्रोटोटाइप अधिक गोल हो गया और उसमें से एक मजबूत औषधीय सुगंध निकलने लगी। प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक बनाए रखते हुए गोली की दूधिया सफ़ेद सतह तेजी से चमकदार हो गई। लगभग आधे घंटे के बाद गोली अचानक कांपने लगी और कहीं से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग प्रकट हुई, जो पानी में लहरों की तरह बेतहाशा फैल रही थी। डोंग डोंग, जैसे जैसे ऊर्जा तरंगें फैलती गईं, वे आखिरकार कढ़ाई की भीतरी दीवार से टकराईं, जिससे एक तीखी घंटी जैसी आवाज़ निकली। अध्याय 85, शक्तिशाली लोगों का जमावड़ा। सौभाग्य से मेरा ड्रैगन सोल कॉल्ड्रॉन काफ़ी मजबूत है। अगर यह एक साधारण कॉल्ड्रॉन होता तो यह संभवतः इस ऊर्जा प्रभाव के तहत बिखर जाता, गूहे ने टिप्पणी की। ऊर्जा उछाल के बीच कॉल्ड्रॉन को केवल थोड़ा सा कांपते हुए देखा। ऊर्जा प्रभाव के सामने कॉल्ड्रॉन की लचीलापन देखकर गूहे चुपचाप प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। कीमिया कक्ष के बाहर मिस्टर टेंग शान गलियारे में आगे पीछे घूम रहा था। वह कभी कभी कीमिया कक्ष को देखने के लिए रुक जाता था। उसका चेहरा चिंता और अधीरता से भरा हुआ था। हमें सफल होना चाहिए, मिस्टर टेंग शान ने चुपचाप प्रार्थना की। तभी उसने अचानक कीमिया कक्ष से आने वाले एक हिंसक कंपन को महसूस किया। इस कंपन को सुनकर मिस्टर टेंग शान की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या ये विफलता हो सकती है? इस विचार के साथ मिस्टर टेंग शान का चेहरा कुछ भद्दा हो गया। हालांकि कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि ऊर्जा में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। साथ ही एक समृद्ध औषधीय सुगंध कीमिया कक्ष से होकर बाहर तक पहुंची। यह एक सफलता है। तीव्र ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मिस्टर टेंग शान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। लेकिन उस पल कीमिया कक्ष के अंदर की ऊर्जा अचानक एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। फिर एक जोरदार धमाके के साथ ऊर्जा का लगभग आधा फुट चौड़ा स्तंभ सीधे कीमिया कक्ष से बाहर निकला, छत को भेदते हुए और आकाश में उड़ गया। प्रकाश के स्तंभ को छत को भेदते हुए और आकाश तक पहुंचते हुए देखकर मिस्टर टेंग शान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। क्या ये छठी कक्षा की गोली की शक्ति बन रही थी? मिस्टर नीलामी घर के ऊपर उठते ऊर्जा स्तंभ ने तुरंत शाही शहर के कई मजबूत व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोग आश्चर्यचकित दिखे और फिर जल्दी से अपने घरों से बाहर निकल गए। कुछ ही पलों में मिस्टर टेंग नीलामी घर के बाहर कई ताकतवर लोग जमा हो गए। जब उन्होंने करीब से देखा तो कुछ ताकतवर लोगों ने आखिरकार प्रकाश स्तंभ की उत्पत्ति को पहचान लिया और हवा में विस्मय भर गया। प्रकाश स्तंभ औषधीय सुगंध से भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई उस कमरे के अंदर गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। हालांकि उच्च श्रेणी की गोलियां कुछ हलचल पैदा कर सकती हैं, जब तक कि यह 7वीं श्रेणी की गोली न हो। ऐसा शायद ही कभी होता है। क्या ये हो सकता है कि कोई 7वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा हो? असंभव। 7वीं श्रेणी की गोली के निर्माण से होने वाली हलचल बहुत अधिक होती है। यह शायद छठी श्रेणी की गोलियों में से एक दुर्लभ उच्च श्रेणी की गोली है। तस्क कोई भी गोली जो इस तरह की गड़बड़ी पैदा कर सकती है, निश्चित रूप से साधारण नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर का मास्टर कीमियागर कौन है। क्या ये कीमियागर गिल्ड से ग्रैंड मास्टर फामा हो सकता है? हे, ग्रैंड मास्टर फामा केवल 5वीं कक्षा के एक शीर्ष कीमियागर हैं। उनके पास इस तरह की छठी कक्षा की गोली को परिष्कृत करने की क्षमता कैसे हो सकती है? जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति टॉवर के चारों ओर इकट्ठा होते गए, कानाफूसी और चर्चाएं लगातार बढ़ती गईं। कुछ लोगों ने इन वार्तालापों को सुना, उनकी आंखों में लालच बढ़ता गया। एक गोली जो इस तरह की हलचल पैदा कर सकती थी, निस्संदेह असाधारण थी।
हुश! अचानक तेज हवा की आवाज गूंजी और आकृतियां तेजी से आईं। वे आकाश में लटके हुए थे, आश्चर्य से प्रकाश के स्तंभ को देख रहे थे। ऐसी घटना के साथ ये छठी कक्षा की गोली होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि मिटिटिंग नीलामी घर में कौन सा मास्टर गोलियों को परिष्कृत कर रहा है। आकाश में एक आकृति ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ, गड़बड़ी को देखते हुए यह शायद 7वीं कक्षा तक पहुंचने के करीब है। इस स्तर की गोलियां ऐसी चीज नहीं है जिन्हें गूहे भी आसानी से परिष्कृत कर सकें, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे रही थी। यदि मितिर तेंगशान यहाँ होते तो वे आकाश में दिखाई देने वाली बुजुर्ग आकृति को जिया मा रॉयल फैमिली के संरक्षक जिया के रूप में पहचान लेते, जिन्हें जिया रोन के नाम से भी जाना जाता है, और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को म्यूचेन के रूप में पहचान लेते, जो म्यू परिवार का मुखिया है। कुछ समय पहले क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से खबर आई थी कि पिल्किंग गूहे अब उच्च श्रेणी की छठी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता है। जिया रोन ने अचानक याद किया। मिटिटिंग नीलामी घर की दिशा की ओर देखते हुए उसकी आंखें अटकलों से भरी हुई थीं। इस पर म्यूचेन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि अंदर वाला व्यक्ति पिल्किंग गूहे हो सकता है? ये बहुत संभव है। जिया रोंग ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। ऐसा लगता है कि मिटर परिवार पर शाही परिवार का दबाव बहुत अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि मितिर तेंगशान ने पिल्किंग गूहे को कैसे आमंत्रित किया। जियामा शाही परिवार के लिए जियामा साम्राज्य में सबसे प्रमुख संप्रदाय क्लाउड मिस्ट संप्रदाय निस्संदेह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय था। संप्रदाय में जबरदस्त ताकत थी, जिसके अध्यक्ष डू सम्राट विशेषज्ञ युन युन थे। इसके अतिरिक्त युन शान डू पूर्वज तक पहुंचने के लिए एकांत में था। हालांकि जियामा शाही परिवार की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की तुलना में ये कुछ हद तक कम था। पिछले कुछ वर्षों में दोनों विशाल संस्थाएं सतह पर शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व में दिखीं, लेकिन कई गुप्त संघर्षों में उलझी रहीं। सार्वजनिक रूप से दोनों पक्षों ने अपने रुख की घोषणा नहीं की थी, लेकिन पर्दे के पीछे वे सहयोगियों को इकट्ठा कर रहे थे और सीधे संघर्ष से बचते हुए अपने स्वयं के विकास को बढ़ावा दे रहे थे। शाही परिवार के सतर्क होने के बावजूद उन्होंने अपना चेहरा नहीं फाड़ा था। युन युन जियामा शाही परिवार की नींव के बारे में स्पष्ट नहीं थे, और अगर उसके मन में कोई विचार भी था तो वह उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं करती थी। क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में कई दूराजा थे, लेकिन जियामा शाही परिवार में भी कई दूराजा शक्तियां थीं। इसके अलावा उन्हें कई कुलों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें म्यू परिवार एक करीबी सहयोगी था, जो जियामा साम्राज्य में कई सेनाओं को नियंत्रित करता था। नालन परिवार के लिए पहले ये कहना मुश्किल था। हालांकि जब से नालन यानरान क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में शामिल हुई और युन युन की प्रत्यक्ष शिष्या बनी, उसकी निष्ठा निस्संदेह क्लाउड मिस्ट संप्रदाय के साथ थी। इसके बाद केवल मिटेर परिवार ही बचा। हालांकि मिटेर परिवार ने वर्षों से तटस्थ रुख बनाए रखा था। हालांकि शाही परिवार मिटेर परिवार की संपत्ति पर लालच करता था, लेकिन वे बहुत ज्यादा खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें डर था कि मिटेर परिवार पर बहुत ज्यादा दबाव डालने से वे क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की ओर बढ़ सकते हैं। अब जब पिल्किंग गूहे मिटेरटिंग नीलामी घर में दिखाई दिए और छठी कक्षा की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया, तो जिया जिंगटियन को संदेह हुआ कि मिटेर परिवार क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की ओर झुका हुआ हो सकता है। ये सोचते ही जिया जिंगटियन के चेहरे पर तुरंत काले धब्बे पड़ गए। आसपास का निरीक्षण करते हुए जिया जिंगटियन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने शांति से कहा, अप्रत्याशित रूप से नालन जी भी यहाँ है। इन शब्दों पर म्यूचेन भी चौंक गया। जिया जिंगटियन की दृष्टि के अनुसार उसने नालन परिवार के कुलपति नालन जी को आकाश में कुछ ही दूरी पर मंडराते हुए देखा। म्यूचेन ने नालन जी पर एक ठंडी नजर डाली और उदासीनता से टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि आखिरी आध्यात्मिक पवित्रता की गोली ने उसे बाहर निकलने में मदद की है। यहाँ तक कि उसके शरीर के अंदर का जहर भी दबा दिया गया है। ये सुनकर जिया जिंगटियन ने भी नालन जी को ठंडे अंदाज में देखा। जहर को दबाना इतना आसान नहीं है। पता लगाओ कि इस बार पिल्किंग गूहे ने किस तरह की गोली को परिष्कृत किया है और क्या मितेर परिवार पहले से ही क्लाउड मिस्ट संप्रदाय की ओर झुका हुआ है। इतना कहने के बाद जिया जिंगटियन ने एक बार फिर मितेरटिंग नीलामी घर की दिशा में देखा और चला गया। ... कीमिया कक्ष में घंटी की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। कड़ाही में एक दूधिया सफ़ेद गोली अचानक एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करती है, जो बलपूर्वक कड़ाही को तोड़ देती है। हालांकि आधे दिन तक सीलबंद कमरे के चारों ओर उड़ने के बावजूद ये बच नहीं पाए। ये किंगमिंग दीर्घायु गोली वास्तव में असाधारण है, ये पैदा होते ही भाग जाना चाहती है। गोली के व्यवहार को देखकर गूहे चौंक गया, फिर मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। एक इशारे के साथ एक चूषण बल ने सीधे बिखरे हुए सफ़ेद प्रकाश को उसके हाथों में वापस खींच लिया और फिर उसने एक जेड बोतल निकाली और उसे अंदर सील कर दिया। जैसे ही गोली बोतल में बंद हुई, वह धीरे धीरे शांत हो गई। ये देखकर गूहे ने संतोषपूर्वक मुस्कुराया, गहरी सांस छोड़ी और महसूस किया कि कीमिया के इस दौर ने उसकी काफ़ी ऊर्जा खा ली थी। अध्याय 86
आइस हॉट कवच। चीख। जैसे ही कीमिया कक्ष का दरवाज़ा खुला, बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहे मितिर टेंगशान ने आवाज़ सुनी और तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़े। लॉर्ड डैनकिंग, कैसा रहा? मितिर टेंगशान ने उत्साह से पूछा। गूहे ने हल्के से मुस्कुराया, फिर एक जैब की बोतल निकाली और उसे मितिर टेंगशान को थमाते हुए हल्के से कहा, मैंने निराश नहीं किया। हालांकि मितिर टेंगशान को पहले से ही परिणाम पता था, फिर भी उसके हाथ में जैब की बोतल देखकर उसके दिल में उत्साह नहीं दबा सका। उत्साह के एक पल के बाद मितिर टेंगशान आखिरकार थोड़ा शांत हो गया। उसने गूहे की ओर देखा और कुछ शर्मिंदा होकर कहा, धन्यवाद लॉर्ड डैनकिंग। गूहे ने अपना सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराया और कहा, यह बस एक छोटा सा प्रयास है। ये सुनकर मितिर टेंगशान ने अपना मुंह थोड़ा हिलाया। छठी कक्षा की गोली बनाना भी एक छोटा प्रयास माना जाता था। पूरे गामा साम्राज्य में उसके सामने केवल इस आदमी के पास ऐसे शब्द कहने की योग्यता थी। हालांकि वह अंदर से थोड़ा अवाक महसूस कर रहा था, फिर भी मितिर टेंगशान ने विनम्रता से कहा, लॉर्ड डैनकिंग, आपने कड़ी मेहनत की है। कृपया थोड़ी देर वीआईपी रूम में आराम करें। इन शब्दों पर गूहे ने सिर हिलाया और कहा, जरूर, मेरे पास भी कुछ ऐसा है जिसके लिए चीफ टेंगशान की सहायता की आवश्यकता है। ये कहकर गूहे वीआईपी रूम की ओर बढ़ गया। मितिर टेंगशान थोड़ा हैरान था। क्या डैनकिंग गूहे को उसकी मदद की जरूरत थी? सिर हिलाते हुए मितिर टेंगशान गूहे के पीछे वीआईपी रूम में चला गया। मुझे आश्चर्य है कि लॉर्ड डैनकिंग को किस सहायता की जरूरत है। वीआईपी रूम में मितिर टेंगशान ने गूहे को कुछ उलझन के साथ देखा। गूहे ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक तैयार सूची निकाली और उसे मितिर टेंगशान को सौंपते हुए कहा, चीफ टेंगशान, कृपया इस सूची में सूचीबद्ध औषधीय जड़ी बूटियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, मैं जल्दी में हूँ। औषधीय जड़ी बूटियाँ। ये सुनकर मितिर टेंगशान ने हैरानी से सूची ली। सूची में सूचीबद्ध जड़ी बूटियों को देखने के बाद मितिर टेंगशान ने राहत की सांस ली। हालांकि सूची में 5वीं श्रेणी की कुछ जड़ी बूटियां थीं, लेकिन मितिर नीलामी घर के लिए उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होगा। उसे थोड़ी हैरानी इस बात से हुई कि सूची में काफ़ी जहरीली जड़ी बूटियां भी शामिल थीं। इससे मितिर टेंगशान कुछ हैरान हो गया। क्या कीमिया के लिए जहरीली जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है? हालांकि वह हैरान था, लेकिन मितिर टेंगशान समझ गया कि कीमियागरों द्वारा दी गई सूची के बारे में लापरवाही से पूछताछ करना वर्जित है। ये सोचकर मितिर टेंगशान ने इन विवरणों की परवाह नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए गूहे की ओर सिर हिलाया और कहा, लॉर्ड डैनकिंग, निश्चिंत रहें, मैं जल्द से जल्द आपके लिए ये जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए किसी को भेजूंगा। कृपया यहाँ एक पल रुकें। गूहे ने सिर हिलाया, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से अपना अनंत सोने का सिक्का कार्ड निकाला और उसे मितिर टेंगशान को देते हुए कहा, इस कार्ड से इन जड़ी बूटियों का खर्च काट लें। इन शब्दों पर मितिर टेंगशान के हाव भाव बदल गए। उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, लॉर्ड डैनकिंग, आप मजाक कर रहे हैं। मुझे आइस हार्ट लॉन्गेविटी पिल को परिष्कृत करने में आपकी मदद करने के लिए आपको पुरस्कृत करने का मौका भी नहीं मिला है। इन जड़ी बूटियों के खर्च को मेरा आपका आभार माने। गूहे थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने सीधे मितिर टेंगशान की दयालुता को अस्वीकार कर दिया। जरूरी नहीं, चीफ टेंगशान की सद्भावना, मैं सराहना करता हूँ। हालांकि मुझे जितनी औषधीय जड़ी बूटियों की ज़रूरत है वह काफ़ी है। इस सूची में सूचीबद्ध जड़ी बूटियाँ, मैं चीफ टेंगशान को प्रत्येक के 10 हिस्से उपलब्ध कराने के लिए परेशान करता हूँ, गूहे ने उदासीनता से कहा। क्या 10 हिस्से? ये सुनकर मितिर टेंगशान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर विस्मय की झलक थी। डैनकिंग, ये? मितिर टेंगशान की झिझक भरी अभिव्यक्ति को देखकर गूहे ने पूछा, क्या बात है चीफ टेंगशान, इसे संभाल नहीं सकते? बेशक, ये किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। मैं लॉर्ड डैनकिंग से एक पल और प्रतीक्षा करने के लिए कहता हूँ, मिटर ने जल्दी से उत्तर दिया। इन शब्दों पर मितिर टेंगशान ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने कहा, चूंकि लॉर्ड डैनकिंग ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। अगर लॉर्ड डैनकिंग को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपको ये जड़ी बूटियां 30% छूट पर बेच सकता हूँ। ये सुनकर गूहे मना करने ही वाला था। आखिरकार उसके पास एक अनंत सोने के सिक्के का कार्ड था और सोने के सिक्कों की कोई भी मात्रा उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती थी। हालांकि उसके साथ हुए व्यवहार को देखते हुए उसने अब मना नहीं किया और थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि चीफ टेंगशान ने ऐसा कहा है तो मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करूंगा। इसके साथ मितिर टेंगशान मुस्कुराया और वीआईपी कमरे के बाहर वीआईपी कमरे में लौटने से पहले एक परिचारक को सूची सौंप दी। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद गूहे ने अचानक कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या हाल ही में मितिर नीलामी घर में नीलाम होने वाले कोई खजाने हैं। कोषाध्यक्ष। ये सुनकर मितिर टेंगशान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि गूहे अगली नीलामी में भाग लेने की तैयारी कर रहा है। उसने सिर हिलाया और कहा, खजाने के बारे में हमने हाल ही में काफ़ी लाभ कमाया है।
गूहे की आंखें इस कथन पर चमक उठीं और उसने पूछा, चीफ टेंगशान, क्या आप मुझे अगली नीलामी के लिए नीलामी वस्तुओं की सूची देखने देंगे? ये सुनकर मितिर टेंगशान हंसा, इसमें क्या मुश्किल है? अगर लॉर्ड डैनकिंग इसे देखना चाहते हैं तो बस एक नज़र डालें। ये कहते हुए मितिर टेंगशान ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक सूची निकाली और गूहे को सौंप दी। प्रत्याशा के संकेत के साथ गूहे ने अपने हाथों में सूची को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद गूहे ने सूची पढ़ना समाप्त कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। ऐसा लगता है कि चीफ टेंगशान ने अगली नीलामी के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें तैयार की हैं। ये सुनकर मितिर टेंगशान बोलने ही वाला था कि उसने गूहे को पूछते हुए सुना, चीफ टेंगशान, क्या इस सूची में सूचीबद्ध आइस हॉट आर्मर अब मुझे सीधे बेचा जा सकता है? आइस हॉट आर्मर में 5वीं श्रेणी के कई आइस एट्रीब्यूट मैजिक कोर लगे हुए थे जो आश्चर्यजनक सुरक्षा प्रदान करते थे, जो डुहुआन पावरहाउस के पूर्ण प्रहार को झेलने के लिए पर्याप्त थे। ये सुनकर मितिर टेंगशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखें थोड़ी बदल गईं, जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद मितिर टेंगशान ने आखिरकार धीरे से सिर हिलाया और कहा, चूंकि लॉर्ड डैनकिंग को यह आइस हॉट आर्मर पसंद है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मना नहीं करूंगा। हालांकि यह थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन मितिर टेंगशान गूहे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केवल उसके अनुरोध पर सहमत हो सकता था। ये सुनकर गूहे तुरंत मुस्कुराया और कहा, तो मैं चीफ टेंगशान को अग्रिम धन्यवाद दूंगा। मितिर टेंगशान ने यह सुनकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, यह बस एक छोटा सा प्रयास है। उसके बाद गूहे और मितिर टेंगशान ने बातचीत जारी रखी। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद एक प्रबंधक कमरे में आया। उसने मितिर टेंगशान को एक स्टोरेज रिंग दी। मितिर टेंगशान ने स्टोरेज रिंग ली और फिर उसे सीधे गूहे को सौंप दिया। भगवान दान राजा, आपको जो कुछ भी चाहिए वह इसमें है। ये कहते हुए मितिर टेंगशान ने गूहे का अनंत सोने का सिक्का कार्ड निकाला और गूहे को सौंप दिया। ये सुनकर गूहे ने स्टोरेज रिंग ली और उसे थोड़ा सा चेक किया, जिससे एक मुस्कान प्रकट हुई। इन औषधीय जड़ी बूटियों के साथ भले ही वह इस बार लंबी यात्रा पर जाए, लियुलिंग और जियोईजियान के लिए खेती के संसाधनों की उपेक्षा नहीं होगी। अध्याय 87, यूनलान संप्रदाय को छोड़ना। गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। उत्साहित होकर लियुलिंग आंगन में भागा और गूहे पर चिल्लाया, जो मंडप में आराम कर रहा था। जवाब में गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लियुलिंग की ओर देखा और फिर उदासीनता से कहा, तुम यहाँ हो, बड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियुलिंग अजीब तरह से मुस्कुराया, गुरुजी, मेरे लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का समय आ गया है ना? गूहे ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया और आंगन में एक बड़ा लकड़ी का बैरल दिखाई दिया। लियुलिंग ने यार्ड में लकड़ी के बैरल को देखा और उलझन में पूछा, गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि आप आज प्रशिक्षण पद्धति बदलने जा रहे हैं? लियुलिंग कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। 5 स्टार डू मास्टर दायरे में घुसने के बाद उस पर ब्लड इग्निशन पाउडर का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। इतना बातूनी क्यों? जल्दी करो और पानी में कूद जाओ, गूहे ने उसे घूर कर डांटा। ठीक है गुरु। ये सुनते ही लियुलिंग ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। वह जल्दी से लकड़ी के बैरल में पानी भरने के लिए दौड़ा और फिर आज्ञाकारी ढंग से पानी में कूद गया। गूहे ने लियुलिंग की ओर देखा, अपने हाथ से एक जेड की बोतल निकाली और धीरे धीरे लकड़ी के बैरल की ओर चला गया। जैसे ही गूहे ने जेड की बोतल खोली, पन्नाहरे रंग का तरल धीरे धीरे लकड़ी के बैरल में बहने लगा। ये देखकर लियुलिंग कुछ हैरान हुआ और उसने पूछा, गुरु, क्या आपने कोई गलती की है? यह एमेथिस्ट स्पिरिट लिक्विड है, आप इसे अभी क्यों डाल रहे हैं? क्या आपको पहले ब्लड इग्निशन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? गूहे ने उसे बेहोशी से देखा और धीरे से कहा, मुझे डर है कि तुम बाद में नहीं बचोगे, इसलिए मैं पहले से ही निवारक उपाय कर रहा हूँ। नहीं बचोगे? उसके शब्दों से लियुलिंग का दिल कांप उठा। उसने गूहे को डरते हुए देखा और कमजोरी से कहा, गुरु, क्या आप इस बार वाकई गंभीर होने जा रहे हैं? गूहे ने उसकी ओर देखा, व्यंग्य किया और कहा, क्यों, अब डर गए? कल तीव्रता बढ़ाने के बारे में इतना दृढ़ कौन था? लियुलिंग को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी कमजोरी से बोला, गुरु, क्या आप थोड़ा नर्म हो सकते हैं? नहीं। उसके बाद गूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक और जेड बोतल निकाली और उसे लियुलिंग को देते हुए कहा, इसे पी लो, इसे चाटकर साफ करो। ये 5वीं श्रेणी का स्पिरिट लिक्विड है, जिसकी कीमत लाखों सोने के सिक्कों की है। बोलने के बाद गूहे मुड़ा और मंडप में वापस आ गया। लकड़ी के बैरल में लियुलिंग ने अपने हाथ में जेड की बोतल को देखा, कुछ हद तक चकित, इसे पी लो। हम इस बार सीधे क्यों पी रहे हैं? गूहे के अभी अभी कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए लियुलिंग को अचानक थोड़ा डर लगा और वह पीने में झिझकने लगा। इस समय गूहे मंडप में वापस आया, अपने लिए एक कप चाय डाली और लियुलिंग को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर उसने कहा, एमेथिस्ट स्पिरिट लिक्विड की प्रभावशीलता वाष्पित हो जाएगी। यदि आप इस तरह देरी करते हैं, जब प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है तो आपका जीवन वास्तव में खतरे में पड़ सकता है।
ये सुनकर लियू लिंग का चेहरा बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे जेड की बोतल खोल दी। जिस क्षण जेड की बोतल खोली गई उसमें से तुरंत एक तीखी सांस निकली। लियू लिंग का चेहरा बदल गया, उसने मंडप में गुहे को देखा, उसकी आंखों में उग्रता की झलक दिखाई दी और फिर उसने सीधे अपना सिर झुकाया और बोतल को अपने मुंह में ले आया। अगले ही पल लाल तरल बोतल से बाहर निकल गया और सीधे लियू लिंग द्वारा निगल लिया गया। जैसे ही लाल तरल उसके पेट में गया, लियू लिंग को लगा जैसे उसने पिघला हुआ लावा निगल लिया हो। उसके पेट से जलन फैल गई और लियू लिंग का चेहरा बदल गया। जैसे ही औषधीय शक्ति खत्म हुई, लियू लिंग के अंगों में एक बेहद दर्दनाक जलन फैल गई। एक पल में लियू लिंग का चेहरा मुड़ गया। इसके बाद आंगन में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। कमरे में जियाओ यी जियान बाहर से आ रही चीखों से जाग गई। उसने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और उसके मुंह के कोनों पर अभी भी काले पाउडर का निशान था। कल रात विष निगलने से होने वाले दर्द को याद करते हुए जियाओ यी जियान के चेहरे पर एक डर सा छा गया। आहा हा हा हा। इस समय लियू लिंग की दिल दहला देने वाली चीखें फिर से जियाओ यी जियान के कानों तक पहुंची, जिससे उसका छोटा चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने बुदबुदाया, शिक्षक फिर से वरिष्ठ भाई को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। विशेष प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ भाई द्वारा सहे गए दर्द की तुलना में विष निगलना थोड़ा हल्का लगता है। वरिष्ठ भाई की योग्यता मेरी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। मेरे विषैले शरीर के साथ मुझे स्वाभाविक रूप से और भी अधिक मेहनत करनी होगी। ये सोचते हुए जियाओ यी जियान ने बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठकर अपनी साधना के विकास को स्थिर करने के लिए संघर्ष किया। ... 1 घंटे बाद कमजोर और शक्तिहीन लियू लिंग लकड़ी के बैरल से बाहर निकली और कमजोर होकर मंडप में बैठ गई। गुरुजी, इस विशेष प्रशिक्षण ने इस शिष्य की जान लगभग ले ली। लियू लिंग सीट पर गिर पड़ा, भारी सांस लेते हुए, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। गुहे ने लियू लिंग को देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन क्या इसका कोई असर हुआ? प्रभाव शब्दों पर लियू लिंग थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से बोला, प्रभाव निश्चित रूप से है। गुहे ने सीधे उसे टोका, चूंकि यह प्रभावी है इसलिए मुझे बकवास मत बताओ। अब से आपके विशेष प्रशिक्षण का मानक ये स्कारलेट फ्लेम स्पिरिट लिक्विड है। इतना कहकर गुहे ने अपने स्टोरेज रिंग से दर्जनों जेड बोतलें निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। यह अगले महीने के लिए आपकी आपूर्ति है। आपका भविष्य का विशेष प्रशिक्षण आप पर निर्भर करेगा, गुहे ने उदासीनता से कहा। लियू लिंग ने टेबल पर दर्जनों जेड बोतलों को देखा, अचानक एहसास हुआ और आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या आप जा रहे हैं? गुहे ने धीरे से सिर हिलाया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं कल ही निकल जाऊंगा। इस यात्रा में शायद 1 महीने का समय लगेगा। मेरे जाने के बाद तुम्हें अपनी साधना में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी प्रगति की जांच करूंगा। अगर तुम स्थिर हो जाओ तो मुझे कठोर होने का दोष मत देना। गुहे ने सख्त लहजे में लियू लिंग की ओर देखा। लियू लिंग ने अपने दिल में कसावट महसूस की, तुरंत एक वादा किया, गुरु आप निश्चिंत रहिए, शिष्य निश्चित रूप से लगन से अभ्यास करेगा। गुहे ने स्वीकृति में सिर हिलाया, हालांकि तुम्हारी योग्यता तुम्हारी छोटी बहन जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन लगन से कमियों की भरपाई की जा सकती है। जब तक तुम लगन से अभ्यास करते रहोगे, तुम भविष्य में अपनी छोटी बहन से आगे निकल सकते हो। गुरुजी, शिष्य ये कर लेगा। एक क्षण के बाद लियू लिंग आंगन से चला गया और गुहे ने फिर से जियो यी जियान को बुलाया। शिष्य, आपकी साधना कैसी चल रही है? गुहे ने मुस्कुराते हुए जियो यी जियान से पूछा। जियो यी जियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, शिष्य पहले ही 7 सितारा डू मास्टर तक पहुंच चुका है। लगभग 10 दिनों में शिष्य 8 सितारा डू मास्टर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। ये सुनकर गुहे आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दुखद विष शरीर वास्तव में शक्तिशाली है। मूल रूप से दुखद विष शरीर पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। उसकी दी गई शिक्षाओं के साथ इसे और भी असाधारण कहा जा सकता है। शिष्य, गुरु ने इस महीने के पुरस्कार के रूप में कमरे में आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। हालांकि आपको इसे प्राप्त करने से पहले 8 सितारा डू मास्टर तक पहुंचने के लिए 10 दिन तक इंतजार करना होगा। अभी भी कुछ दिन बाकी थे, जब तक कि 1 महीना बीत नहीं गया था जब उसने आखिरी बार जियो यी जियान को शिक्षा दी थी। हालांकि गुहे अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। ये देखते हुए कि उसके पास सपने या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, गुहे ने एजियोर लुवान को अपने शिष्य के रूप में लेने और जितनी जल्दी हो सके ग्रीन लॉर्ड स्कोर फायर प्राप्त करने का फैसला किया। जियो यी जियान के लिए छोड़े गए उपहार के लिए ये गुहे के लिए एक परीक्षा थी। सिस्टम ने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि सिस्टम की वापसी को ट्रिगर करने के लिए आइटम व्यक्तिगत रूप से दिए जाने चाहिए। गुहे ने यह देखने के लिए इस विधि को आजमाने के बारे में सोचा कि क्या यह सिस्टम की वापसी को ट्रिगर कर सकता है। ये सुनकर कि गुहे ने उसके लिए एक इनाम छोड़ा है, जियो यी जियान की आंखों में एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी।
हालांकि वह समझ नहीं पाई कि शिक्षक को 10 दिन बाद तक इंतजार क्यों करना पड़ा। जियो यी जियान ने आज्ञाकारी रूप से कहा, शिक्षक, शिष्य समझता है। अच्छा। जियो यी जियान के आज्ञाकारी रूप को देखकर गूहे ने संतोष से सिर हिलाया। मैं कल चलूंगा। मेरे जाने के बाद आपको साधना के लिए समय निकालना चाहिए। सुस्त मत बनो। जियो यी जियान ने कोमलता से कहा, गुरु, आप निश्चिंत रह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिष्य ने हमेशा लगन से अभ्यास किया है। एक जोरदार हंसी के साथ गूहे ने सहमति व्यक्त की। हाँ हाँ, आप अपने वरिष्ठ भाई से बहुत अधिक मेहनती हैं। अध्याय 88, घाटी की पहेली। अगले दिन भोर होते ही गूहे उठे और अपना सामान पैक करके यात्रा की तैयारी करने लगे। चरमराहट। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, गूहे अपने कमरे से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने मंडप में थोड़ी दूर पर बैठी एक छोटी सी आकृति देखी। ये लड़की इतनी जल्दी क्यों उठ गई है? मंडप पर झुकी हुई सोई हुई आकृति को देखकर गूहे को थोड़ी हैरानी हुई। बाद में गूहे चले गए और अभी भी सो रहे छोटे प्रशिक्षु के नाजुक चेहरे को थपथपाया। शिष्य, शिष्य। गूहे की 2 पुकारों के साथ जियाओ यी जियान एक सौम्य नज़र से जाग उठी। उसने गूहे को देखा और अवचेतन रूप से पुकारा, गुरु। गूहे ने जियाओ यी जियान को देखा और उलझन में पूछा, शिष्य, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हो? जियाओ यी जियान थोड़ा स्तब्ध थी, फिर उसे कुछ याद आया। उसका चेहरा बदल गया। ठीक है गुरु, शिष्य के पास आपको देने के लिए कुछ है। फिर जियाओ यी जियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक बड़ा पैकेट निकाला और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसने मुस्कुराते हुए गूहे से कहा, गुरु, चूंकि आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए शिष्य ने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ पेस्ट्री बनाई हैं। चिंता मत करो, शिष्य ने आपके लिए जो बनाया है वह सबका पसंदीदा है। जियाओ यी जियान ने प्यार से कहा। जियाओ यी जियान के हाथ में बड़े पैकेट को देखते हुए गूहे एक पल के लिए चुप हो गया और धीरे से बोला, तुम सिर्फ इनके लिए पूरी रात नहीं सोए? इन शब्दों पर जियाओ यी जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। गुरु, आपको शिष्य का खाना सबसे ज्यादा पसंद है न? चूंकि आप लंबे समय तक चले जाएंगे, अगर आप शिष्य द्वारा बनाया गया खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या आपको इसकी कमी महसूस नहीं होगी? इसलिए शिष्य ने इस बार थोड़ा ज्यादा बनाया है। जियाओ यी जियान के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए गूहे के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। फिर उसने उससे पैकेज लिया और मुस्कुराया, तुम लड़की, तुम विचारशील हो। शिक्षक ने तुम्हें व्यर्थ में बिगाड़ा नहीं है। जियाओ यी जियान ने हंसी उड़ाई। गूहे ने उसके छोटे से सिर को सहलाया और धीरे से कहा, वापस जाओ, आराम करो। शिक्षक केवल 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है। इन शब्दों पर जियाओ यी जियान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर चल पड़ी। गूहे ने अपने हाथ में पैकेज को देखा और फिर उसे अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। अगले ही पल गूहे के विचार बदल गए और उसने आरोहण कदम कौशल का उपयोग किया। जब गूहे की आकृति फिर से प्रकट हुई तो वह पहले ही यूनलान पर्वत की तलहटी तक पहुंच चुका था। फिर गूहे ने लिटिल जिन को मुक्त कर दिया, जिसे कल रात सिस्टम स्पेस में रखा गया था। लिटिल जिन, बढ़ो। गूहे के आदेश के तहत लिटिल जिन तुरंत एक विशाल पक्षी में बदल गया जिसने आकाश को ढंक लिया और हवा में उड़ गया। गूहे ने लिटिल जिन की पीठ पर छलांग लगाई और जल्द ही वे यूनलान संप्रदाय के क्षेत्र से गायब हो गए। चलो पहले डू पूर्वजों के क्षेत्र को तोड़ने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। लिटिल जिन की पीठ पर स्थिर बैठे हुए गूहे की आंखों में विचारपूर्ण रंग चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद गूहे ने एक दिशा में इशारा किया और लिटिल जिन से कहा, इस दिशा में जाओ। स्वूश! एक जोरदार तीखी चीख के साथ लिटिल जिन की गति अचानक बढ़ गई और गूहे द्वारा बताई गई दिशा की ओर तेजी से बढ़ गई। ऊंचे आसमान के ऊपर धुंध छाई हुई थी। धुंध के बीच से गुजरता हुआ एक विशालकाय पक्षी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। गूहे उस विशालकाय पक्षी की पीठ पर खड़ा था और उसकी आत्मा की शक्ति नीचे की ओर जांच कर रही थी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। बहुत दूर नहीं। ऊंची पर्वत श्रृंखला को देखते हुए गूहे ने अपनी आंखें मूंद लीं। लिटिल जिन, नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाओ। गूहे ने निकट आती मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला को देखा और लिटिल जिन को आदेश दिया। लिटिल जिन ने चीख मारी, फिर तेजी से जमीन की ओर उतरा। नीचे किंग शान टाउन को देखते हुए गूहे की आंखों में एक तरह की समाधि चमक उठी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब भी वह 9 सितारा डू किंग था। कुछ ही महीनों में उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव हुए और वह 9 सितारा डू सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। किंग शान टाउन से गुजरते हुए गूहे का रुकने का इरादा नहीं था। अपनी पिछली यादों का पालन करते हुए वह मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में एक छोटी सी घाटी की दिशा में आगे बढ़ा। पहाड़ों से गुजरते हुए गूहे लिटिल जिन की पीठ पर बैठ गया और धीरे धीरे घाटी के प्रवेश द्वार पर उतरा। उतरने के बाद लिटिल जिन का शरीर तेजी से सिकुड़ गया और एक छोटे सुनहरे पक्षी में बदल गया जो गूहे के कंधे पर बैठ गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गूहे आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका।
पिछली बार जब वह यहाँ डू सम्राट क्षेत्र में घुसा था तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह डू पूर्वज क्षेत्र में घुसने के बाद फिर से यहाँ वापस आएगा। भाग्य शब्द वास्तव में अवर्णनीय है। अपने मन को एकाग्र करते हुए गुहे धीरे धीरे घाटी में चला गया। घाटी में पूरी तरह से प्रवेश करने से पहले गुहे ने महसूस किया कि समृद्ध ऊर्जा शून्य में व्याप्त है। ये तोड़ने के लिए कितनी अच्छी जगह है। गुहे ने एक मुस्कान प्रकट की और फिर धीरे धीरे घाटी में प्रवेश किया। घाटी के अंदर ऊर्जा और भी अधिक केंद्रित हो गई, धुंध में संघनित हो गई। घाटी में विभिन्न कीमती जड़ी बूटियां उगी हुई थीं और ऊर्जा की धुंध के साथ मिश्रित औषधि की सुगंध ने लोगों को तरोताजा महसूस कराया। घाटी में ऊर्जा की धुंध और विभिन्न कीमती जड़ी बूटियों को देखकर गुहे कुछ हैरान हुए बिना नहीं रह सके। इस घाटी में इतनी समृद्ध ऊर्जा और इतनी बड़ी मात्रा में कीमती जड़ी बूटियां क्यों उग रही हैं? पिछली बार जब वह यहाँ एकांतवास के लिए आया था तो ये थोड़ा जल्दबाजी में था और गुहे ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। अब जब वह फिर से आया है तो उसके सामने के दृश्य को देखकर गुहे कुछ हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या इस घाटी में कोई रहस्य छिपा हो सकता है? अचानक गुहे के दिमाग में एक विचार कौंधा। अन्यथा ये समझाने का कोई तरीका नहीं है कि इस घाटी में ऐसा विशेष दृश्य क्यों है। शायद यहाँ कुछ खजाने छिपे हों। ये सोचते हुए गुहे की आंखों में प्रत्याशा दिखाई दी। ऐसा दृश्य बनाने के लिए यदि वास्तव में इस घाटी में कोई खजाना है तो ये खजाना असाधारण होना चाहिए। इसके बाद गुहे के विचार चले गए घाटी के भीतर जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को मुक्त कर दिया। आज उसे पता लगाना होगा कि इस घाटी में किस तरह का रहस्य छिपा है। आत्मा शक्ति ऊर्जा की धुंध में बह गई और गुहे ने हर असामान्य जगह को ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद गुहे ने एक हल्की आवाज की। उसकी आत्मा शक्ति तुरंत घाटी के एक कोने की ओर एकत्रित हो गई। आत्मा शक्ति की अनुभूति के माध्यम से गुहे ने पाया कि इस कोने में ऊर्जा धुंध अन्य स्थानों की तुलना में बहुत घनी थी। ऐसा लगता है कि विचित्रता यहाँ है। गुहे के विचार चले गए और उसकी आकृति तुरंत घाटी के इस कोने में दिखाई दी। गुहे पहाड़ की दीवार के पास गया और ध्यान से उसकी जांच की। ठीक इसी समय पहाड़ की दीवार में एक दरार से अचानक एक समृद्ध ऊर्जा धुंध फूट पड़ी। गुहे तुरंत आकर्षित हो गया, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, फिर अचानक प्रबुद्ध हो गया। तो इस घाटी में ऊर्जा धुंध यहाँ से आती है। ऐसा लगता है कि इस पहाड़ की दीवार में कोई रहस्य छिपा है। गुहे एक पल के लिए हिचकिचाया, उसका दिमाग हिल गया और उसने अपनी सार अग्नि को छोड़ दिया, पहाड़ की दीवार के भीतर खोज शुरू कर दी। जैसे ही गुहे की बैंगनी लौ उठी, पहाड़ की दीवार के सामने अचानक एक उग्र आग जल उठी। सार अग्नि की जलन के तहत पहाड़ की दीवार धीरे धीरे पिघल गई। अध्याय 89 7 रंगों वाला पवित्र कमल। घाटी के अंदर गुहे ने आत्मा की सार अग्नि को मुक्त किया, आदिम दिव्य अग्नि को संघनित किया, लगातार उसके सामने पहाड़ की दीवार को जलाया। गुहे की आदिम दिव्य अग्नि सार अग्नि को संघनित करके बनाई गई थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से असाधारण शक्ति थी। आदिम दिव्य अग्नि के जलने के तहत पहाड़ की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। जल्द ही गुहे के सामने पहाड़ की दीवार पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। गुहे के विचार आगे बढ़े, जलती हुई लपटों की सीमा का विस्तार करते हुए आसपास की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे पहाड़ की दीवार पर बड़ा छेद बड़ा और गहरा होता गया, गुहे के सामने अचानक मुट्ठी भर दरार दिखाई दी। दरार से बड़ी मात्रा में ऊर्जा धुंध बाहर निकली, जो बेतहाशा बाहर की ओर बढ़ रही थी। ऐसा लगता है कि इस घाटी में ऊर्जा धुंध वास्तव में इस पहाड़ की दीवार से निकलती है। शुद्ध ऊर्जा धुंध को महसूस करते हुए गुहे की आंखों में चमक की एक चमक दिखाई दी। फिर गुहे ने तीव्रता बढ़ा दी, उसके सामने पहाड़ की दीवार को जला दिया। थोड़ी देर बाद आदिम दिव्य अग्नि के निरंतर जलने के साथ लगातार घुसते हुए पहाड़ की दीवार पर 3 मीटर की गहराई वाला एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक और पल के बाद बड़े छेद की गहराई में कालेपन का एक संकेत दिखाई दिया। गुहे ने अपनी निगाहें केंद्रित की और तुरंत आश्चर्य की एक झलक दिखाई। पहाड़ की दीवार सीधे उसके द्वारा जला दी गई थी। वास्तव में यहाँ अंदर एक और दुनिया है। जली हुई पहाड़ी दीवार को देखते हुए गुहे की आंखें चमक उठीं। फिर उसने छेद को बड़ा करते हुए मारक क्षमता को बढ़ाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद छेद के अंदर का अंधेरा बढ़ गया और गुहे की दृष्टि के क्षेत्र में धीरे धीरे एक अंधेरा स्थान दिखाई दिया। जल्द ही गुहे के सामने एक काला मार्ग दिखाई दिया। अत्यंत समृद्ध ऊर्जा धुंध हिंसक रूप से अंधेरे मार्ग से बाहर निकल गई। इतनी समृद्ध, इतनी शुद्ध ऊर्जा, यदि कोई यहाँ साधना करता है तो साधना की गति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। गुहे ने विस्मय में आह भरी, फिर अंधेरे मार्ग में देखा। उसकी आंखों में प्रवेश करते ही ये बिल्कुल काला था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक विचार के साथ गुहे ने अंधेरे मार्ग की जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति जारी की। जैसे ही आत्मा शक्ति प्रवेश करती है, गुहे की आंखें अनायास ही चमक उठती हैं। उस काले स्थान में उसने वास्तव में प्रकाश देखा।
इसके अलावा इस प्रकाश के स्थान पर उसने अत्यंत समृद्ध ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस किया। अंदर खजाना छिपा होना चाहिए। यह उतार चढ़ाव शायद जादुई जानवरों से नहीं है, ये स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजाने की अत्यधिक संभावना है। चलो एक नज़र डालते हैं। गूहे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, फिर उसकी आकृति चमक उठी, तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गई। एक पल में गूहे की आकृति सीधे अंधेरे मार्ग की गहराई तक पहुंच गई। और इस समय गूहे के सामने पानी का एक कुंड था और अंदर का पानी बेहद साफ था, जिसमें सघन ऊर्जा उतार चढ़ाव था। ये सारा पानी वास्तव में संघनित ऊर्जा है। गूहे ने कुछ आश्चर्य के साथ कुंड के पानी को देखा। हालांकि जिस चीज ने गूहे का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह था कुंड के बीच में एक कमल का फूल। कुंड के बीच में पानी पर एक 7 रंगों वाला कमल का फूल तैर रहा था, जो एक मनमोहक सुगंध छोड़ रहा था जो अंधेरे स्थान में व्याप्त थी। 7 रंगों वाला कमल का फूल। गूहे की नज़र इस कमल के फूल पर टिकी रही। ये कमल का फूल लगभग एक झांग लंबा था और इसकी 7 रंगों वाली पंखुड़ियों पर धुंधली 7 रंगों वाली चमक बह रही थी। दूर से ये 7 रंगों वाला कमल का फूल ऐसा लग रहा था मानो इसे तराशा गया हो। इसके साथ ही जब पंखुड़ियों पर 7 रंगों की चमक टिमटिमा रही थी तो इन 7 रंगों की पंखुड़ियों पर भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव चमक रहे थे, जो अंततः 7 रंगों वाले कमल के फूल के केंद्र में एकत्रित हो गए। कमल का बीज। गूहे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। 7 रंगों वाले कमल के फूलों के बीच वास्तव में एक टिमटिमाती हरी रोशनी थी, जो एक उंगली के आकार का कमल का बीज निकला। कमल के बीज से निकलने वाले हरे प्रकाश के प्रभामंडल ऊर्जा के साथ व्याप्त थे। गूहे की निगाहें तालाब में 7 रंगों वाले कमल के फूल पर टिकी रहीं। अचानक गूहे के दिमाग में एक उज्ज्वल विचार कौंधा। 9वीं कक्षा के कीमियागर की विरासत से उसे अचानक इस 7 रंगों वाले कमल के फूल के बारे में जानकारी मिली। 7 रंगों वाला पवित्र कमल। यह अफवाह थी कि प्राचीन समय में डुक्यूई महाद्वीप पर एक 9 रंगों वाला कमल का फूल था जो स्वर्ग और पृथ्वी को चुनौती देता था, जिसका नाम 9 रंगों वाला पवित्र कमल था। 9 रंगों वाला पवित्र कमल अनंत ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए पैदा हुआ। प्राचीन समय में जब 9 रंगों वाला पवित्र कमल प्रकट हुआ, इसने उस समय कई शीर्ष शक्तियों की प्रतिस्पर्धा को आकर्षित किया। 9 रंग का पवित्र कमल, जो पहले से ही प्रबुद्ध था, एक महत्वपूर्ण क्षण में 9 कमल के बीजों में बदल गया और शून्य में भाग गया। बाद में किसी ने 8 रंग के पवित्र कमल की एक नस्ल की खेती करने के लिए अनगिनत प्रयास करके एक कमल का बीज प्राप्त किया। हालांकि 8 रंग के पवित्र कमल की तुलना पौराणिक 9 रंग के पवित्र कमल से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह विशाल ऊर्जा एकत्र कर सकता था। इस 8 रंग के पवित्र कमल की मदद से उस व्यक्ति ने अंततः एक साधारण परिवार को महाद्वीप के शिखर पर एक शीर्ष शक्ति में बदल दिया। गूहे की निगाह उसके सामने 7 रंग के पवित्र कमल पर टिकी हुई थी। उसके मन में बेकाबू होकर अटकलें चल रही थीं। क्या ये 7 रंग का कमल का फूल 8 रंग के पवित्र कमल के बीज के विकास का परिणाम हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वह जैकपॉट मार लेता। पौराणिक 9 रंग वाले पवित्र कमल के प्रभावों के बारे में सोचते हुए गूहे की आंखों में एक जंगली खुशी दबाई नहीं जा सकी। इस 7 रंग वाले पवित्र कमल का प्रभाव हालांकि 9 रंग वाले पवित्र कमल का 1000वां हिस्सा भी नहीं है, फिर भी इसे महाद्वीप के शीर्ष खजानों में से एक माना जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह घाटी लगातार शुद्ध ऊर्जा से आच्छादित है और कीमती जड़ी बूटियों से भरी हुई है। ये पता चला है कि यह 7 रंग वाला पवित्र कमल काम कर रहा है। घाटी के अंदर के दृश्य के बारे में सोचते हुए गूहे की आंखों में अचानक एहसास की झलक दिखाई दी। मैंने इस बार वाकई जैकपॉट मारा है। गूहे की नज़र पूल में 7 रंग वाले पवित्र कमल पर पड़ी। अगर वह इसे ट्रांसप्लांट करके अपने यार्ड में रख दे तो क्या यह एक आदर्श खेती अभयारण्य नहीं बन जाएगा? इस समय गूहे के दिमाग में एक और विचार उभरा। यदि वह अपने शिष्यों को ये 7 रंग का पवित्र कमल दे तो वे 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त करने के बाद शायद ये प्राचीन 9 रंग के पवित्र कमल को दुनिया में वापस ला सकता है। ये सोचकर गूहे लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें तालाब में 7 रंग के पवित्र कमल को देख रही थीं, जिससे एक जलती हुई रोशनी प्रकट हुई। 9 रंग के पवित्र कमल के प्रभाव से यह एक अद्वितीय साधना अभयारण्य बनाने के लिए पर्याप्त था। मूल कार्य में 8 प्राचीन कुल और ये छिपी हुई शक्तियां एकांत छोटी दुनिया में रहती थीं। अंदर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा बाहरी दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक केंद्रित थी। यदि वह भविष्य में एक शक्ति स्थापित करता और वहां 9 रंग का पवित्र कमल लगाता, इसके भीतर निहित स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा निश्चित रूप से इन प्राचीन कुलों की छोटी दुनिया को कुचल देगी। तालाब में 7 रंगों वाले पवित्र कमल को देखकर गूहे अपनी इच्छा को रोक नहीं सका। फिर गूहे धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचा, उसे अपने सिस्टम स्पेस में प्रत्यारोपित करने की तैयारी कर रहा था। जब उसने तालाब में शुद्ध ऊर्जा को तरल में संघनित होते देखा तो गूहे यहां आने के अपने उद्देश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह एक आदर्श साधना अभयारण्य नहीं था? गूहे की आंखें थोड़ी चमक उठीं।
तालाब में जांच करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करते हुए और किसी भी खतरे को महसूस किए बिना वह तालाब में कूद गया। अध्याय 90 डू पूर्वज तक सफलता। धमाका। जैसे ही पानी का छींटा उठा, गोहे का पूरा शरीर पूल में डूब गया। पूल के अंदर जाने पर गोहे ने महसूस किया कि एक विशाल ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। लगभग किसी भी साधना तकनीक का उपयोग किए बिना ये ऊर्जाएं सक्रिय रूप से उसके शरीर में प्रवेश कर गईं। ये सब महसूस करते हुए गोहे आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। भले ही वह यहाँ थोड़ी देर के लिए भीग जाए, उसकी साधना में शायद महत्वपूर्ण प्रगति होगी। फिर गोहे 7 रंग वाले पवित्र कमल के किनारे तैर गया। एक विचार के साथ उसने सीधे अपने सिस्टम स्पेस में 7 रंग वाले पवित्र कमल को संग्रहित किया। सिस्टम स्पेस के अंदर का समय और स्थान गोहे के विचारों द्वारा नियंत्रित थे। जब तक गोहे के पास कोई विचार था, तब तक अंदर की चीजें निलंबित एनिमेशन की स्थिति बनाए रख सकती थीं। इसलिए वह सिस्टम स्पेस में प्रवेश करने के कारण 7 रंग वाले पवित्र कमल के खराब होने के बारे में चिंतित नहीं था। इसके अलावा 7 रंगों वाला पवित्र कमल एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था और इतनी आसानी से खराब नहीं होगा। ये सब पूरा करने के बाद गोहे ने अपने मन को शांत किया, धीरे धीरे पूल के बीच में क्रॉस लेग करके बैठ गया। इसके बाद उसने सिस्टम से जुड़ने के बारे में सोचा और चुपचाप कहा, सिस्टम 27 साल की साधना निकालो। जैसे ही गोहे की आवाज़ गिरी, सिस्टम स्पेस में शून्य में निलंबित ऊर्जा क्षेत्र तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया, जो सीधे गोहे के शरीर में जा गिरा। इससे पहले कि गोहे प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक विशाल ऊर्जा दौड़ रही है। ये शक्ति बहुत हिंसक थी, एक उफनती नदी की तरह उग्र और अशांत। धमाका। गोहे के शरीर में अचानक एक हल्की दबी हुई आवाज़ गूंजी। गोहे के चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। ऊर्जा क्षेत्र में निहित ऊर्जा गोहे के शरीर में फट गई, जिससे उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए गोहे को तुरंत एहसास हुआ कि उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति उमड़ पड़ी है। ये शक्ति बहुत हिंसक थी, एक सर पर दौड़ते जंगली घोड़े की तरह। गोहे की मेरिडियन से गुजरते हुए उसके चेहरे पर हल्का दर्द फैल गया। धमाका। गोहे के शरीर में एक हल्की सी चटकने वाली आवाज़ गूंजी। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद ऊर्जा अचानक गोहे के शरीर में फट गई, जिससे उसका पूरा शरीर हिलने लगा। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए गोहे ने तुरंत प्रतिक्रिया की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत इस शक्तिशाली ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए दिव्य अग्नि तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि जैसे ही गोहे ने इस ऊर्जा से संपर्क करना शुरू किया, उसने पाया कि यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये ऊर्जाएं बेलगाम घोड़ों की तरह गोहे के शरीर में बेतहाशा दौड़ रही थीं, तेजी से गुजर रही थीं और उसके मेरिडियन को प्रभावित कर रही थीं। गोहे की नसों में भयानक दर्द भर गया। मैंने इन ऊर्जाओं को कम करके आंका। इस समय गोहे के माथे पर ठंडा पसीना टपकने लगा और उसका पूरा चेहरा दर्द से मुड़ गया। कुछ समय पहले ऊर्जा के सम्मिलन का अनुभव करने के बाद गोहे ने सोचा कि वह पहले से ही परिचित है और आसानी से इस शक्ति को सहन कर सकता है। हालांकि यह ऊर्जा पिछले वाले से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार इस बार ये 9 सितारा डूकिंग क्षेत्र में 27 साल की साधना के अनुरूप थी। यह अपार शक्ति अचानक उसके शरीर में उमड़ रही थी, यहाँ तक कि गोहे की वर्तमान शारीरिक शक्ति पहले से बहुत बेहतर होने के बावजूद उसे अभी भी तीव्र दर्द दे रही थी। इस समय गोहे को वह दर्द महसूस हो रहा था जो लियू लिंग और जियाओ यिक्सियन ने तब सहा था जब उन्हें उसकी दी गई ऊर्जा मिली थी। यह ऊर्जा एक विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। जहाँ भी यह जाती थी, गोहे के पूरे शरीर की मांसपेशियां थोड़ी सी हिलती थीं। इस ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए मुझे पहले इसे दबाना होगा। गोहे का मन थोड़ा संकुचित हो गया, क्योंकि उसके शरीर में घूम रही डू क्यूई एक विशाल समुद्र की तरह उछल रही थी, जिससे आने वाली ऊर्जा को रोकने के लिए उसके मेरिडियन में डू क्यूई अवरोधों की परतें बन गई। अगर यह शरीर सार अग्नि द्वारा संयमित नहीं होता तो शायद यह इस तरह की अशांति का सामना नहीं कर पाता। हालांकि इस ऊर्जा को अनिश्चित काल तक रोकना कोई समाधान नहीं है। उसके शरीर से ऊर्जा की एक सतत धारा बह निकली। इस ऊर्जा के संचय के साथ गोहे के शरीर के भीतर संघनित डू क्यूई द्वारा निर्मित प्रभामंडल सीधे ढह गया। यह ऊर्जा एक बार फिर गोहे के मेरिडियन में बह गई। मेरिडियन इस प्रभाव से होने वाली फटने वाली सनसनी के खिलाफ संघर्ष करते हुए कुछ हद तक विकृत हो गए। यह महसूस करते हुए गोहे ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, मुझे इस ऊर्जा को जल्दी से परिष्कृत करने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर यह ऊर्जा मेरे शरीर में पूरी तरह से समाहित हो जाती है तो मेरा वर्तमान शरीर प्रभाव को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। भले ही मैं इसे अंततः परिष्कृत कर लूं, लेकिन ये कई छिपी हुई चोटों को पीछे छोड़ देगा। गोहे का सुंदर चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। उसके कमर तक लंबे बाल नीचे लटक रहे थे, बेतहाशा नाच रहे थे और उससे एक दमनकारी आभा निकल रही थी। फिर अचानक गोहे की आंखों में आश्चर्यजनक बैंगनी प्रकाश चमक उठा।
उसके बाद गुहे के शरीर के भीतर धीरे धीरे असंख्य बैंगनी लपटें प्रकट हुईं। जिस क्षण ये लपटें प्रकट हुईं, गुहे ने तुरंत उन्हें नियंत्रित किया और उफनती ऊर्जा की ओर दौड़ पड़े। इस ऊर्जा को फैलाने के लिए सार अग्नि का उपयोग करें, इसे शरीर के विभिन्न कोनों में बिखेर दें और फिर मैं इसे एक एक करके परिष्कृत करूंगा। दहाड़ बैंगनी लपटें तेजी से तीव्र होती गईं। गुहे के शरीर के भीतर असंख्य बैंगनी लपटें संघनित हुईं, जो उफनती ऊर्जा से भयंकर रूप से टकराईं, उसे बलपूर्वक टुकड़ों में तोड़ दिया। ये दृश्य देखकर गुहे ने राहत की सांस ली। बाढ़ की तरह बह रही ऊर्जा को देखते हुए अगला कदम इन ऊर्जाओं को परिष्कृत करना है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करने में कुछ समय लग सकता है। इसके तुरंत बाद गुहे ने अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान लगाया और अपने शरीर के भीतर ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मंद और अंधेरे स्थान में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस दिन शांत घाटी में अचानक कहीं से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इसके बाद आसपास के स्थान में ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। इस ध्वनि के विस्फोट के साथ आसपास के स्थान में ऊर्जा जैसे कि किसी बल से प्रभावित होकर घाटी में अंधेरे मार्ग की ओर पागलों की तरह एकत्रित होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसपास के क्षेत्र में कंपन और अधिक तीव्र होते गए। समृद्ध ऊर्जा लगातार आसपास के स्थान से व्याप्त होती गई, फिर घाटी में अंधेरे मार्ग की ओर अंतहीन रूप से प्रवाहित हुई। दूर से लगभग पूरी घाटी इन रंगीन और हिंसक ऊर्जाओं से घिरी हुई थी, जो इसे असाधारण रूप से शानदार बना रही थी। इस तरह के बदलावों ने स्वाभाविक रूप से बीस्ट माउंटेन रेंज के सभी जादुई जानवरों का ध्यान आकर्षित किया और अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहें ऊपर की ओर उठीं। आसमान में मौजूद भारी और हिंसक ऊर्जा को देखते हुए उससे निकलने वाले भयानक दबाव ने बीस्ट माउंटेन रेंज के कुछ कमजोर जादुई जानवरों को कांपने और अपनी गुफाओं में छिपने पर मजबूर कर दिया। शून्य में बदलाव जारी रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये और भी भयानक होता गया। किंग शान के शहर में कई भाड़े के सैनिकों के समूह आसमान से उतरती रंगीन धार को देख रहे थे। उनकी आंखें अनंत भय से भर गई थीं। जैसे जैसे घाटी में और भी हिंसक ऊर्जा भरती गई, घाटी से एक राजसी आभा, एक सुप्त ड्रैगन की तरह धीरे धीरे फैलती गई। इस आभा को महसूस करते हुए बीस्ट माउंटेन रेंज के राजा, जैसे कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा, भी अपनी गुफाओं में सिमट कर रह गए, बेचैनी महसूस कर रहे थे।